गीदड़ लिखवा दिया क्या है? चलो, शेखावाटी का एक डांस हो गया। तो गीदड़ जो राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में होता है, सीकर झुंझुनू चूरू में होता है, और उसकी शुरुआत राजल देसर से हुई थी। राजल देसर कहाँ पे है? चूरू में। उसको करते कौन है? पुरुष। कौन करते हैं? कौन से पर्व पे करते हैं? होली पे। होली पे करते हैं उसको, तो ये आपको याद रहे। और उसमें प्रयुक्त होने वाले डंडे जो हैं वो चिट्ठियां कहलाते हैं। जब उसको बच्चे करते हैं तो उसे गेड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? गिदड़ करने वाला क्या कहलाता है? गिदड़िया। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर करता है उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। अगली हेडिंग लगा लो, चंग नृत्य। चंग 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 नृत्य। इसके सामने लिख लो, क्षेत्र इसका शेखावाटी। कल देखा ना आपने, यही चंग है वही गिदड़ है, सेम होता है, बस वाद्य यंत्र चेंज होगा, बाकी सब सेम है। तो चंग नृत्य कौन से प्रदेश में होता है? अब सुन लो, वैसा कुछ नहीं लिखना, 2 मिनट सुन लो उसके बाद में लिख लेना। चंग एक वाद्य यंत्र होता है, जो लकड़ी का घेरा होता है। उस घेरे के ऊपर आप एक तरफ तो खाल बना दो, लगा दो, खाल से उसको ढक दिया जाता है, और दूसरी तरफ उसमें खुला हुआ होता है। वो देखा होगा ना ऐसा? नहीं देखा? कभी मेला फिल्म देखी है? मेला देखी है? तो उसमें सॉन्ग नहीं आता, मेला दिलों का आता है एक बार, उसमें वो बजाता है ना, उसका भाई, रूपा का भाई, हाँ जो भी है वो बजाता है, वही है। उसमें वो आपको ऐसे आकार में दिख रहा है कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, और उस पर खाल लगी हुई है। उसको आप लोग कहते हो कि डफ है। वो क्या होता है? डफ। वो शेखावाटी में अगर गोल घेरे में होता है तो चंग होता है, और वो ऐसे आकार में होता है तो डफ होता है। वो इसीलिए अलग अलग नाम देते हैं, क्योंकि डांस ही अलग अलग होते हैं शेखावाटी में। चंग अलग है, डफ अलग है, दोनों अलग है। तो चंग ऐसे होता है, इसीलिए इस डांस का नाम क्या पड़ा हुआ है? चंग एक ही आदमी बजा सकता है। मेरे हाथ में है, मैं ही बजाऊंगा, और बजाता हुआ एक ही स्थान पे घूमता रहूंगा वर्ताकार, और कुछ नहीं है उसमें। इसमें चंग नृत्य में सवाल क्या आता है वो देखना। तो एक तो बात ये होगी कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? चंग। कौन सा बजेगा? चंग के नाम से ही चंग है ये चंग बजेगा। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसे भी कौन करेंगे? पुरुष। होली पे कौन से पर्व पे होता है? कल आपने देखा ही है वैसे, सेम ऐसे ही चलता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी वेशभूषा पूछी गई थी एक बार आरएस में, कि चंग नृत्य में कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है। ये बड़ी बात है। तो वो क्या करता है कि जो डांस करने वाला होता है, जिसके हाथ में चंग होती है, और वो नाचने वाला अपने पैर में बांधता है घुंघरू, घुंघरू की पट्टी, और चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, और साफा पहनता है। ये वेशभूषा होती है। अब ये उसी की वेशभूषा, क्या शेखावाटी वालों की तो सबकी यही वेशभूषा है। शेखावाटी के तो सबकी यही वेशभूषा है। हमारी साइड में सब यही पहनते हैं। जैसे दीपावली हो, कोई मुख्य त्योहार होता है, या कोई भी विवाह का पर्व हो, उसमें भी यही पहनते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि जो दूल्हा होता, आज भी कई गाँव में ऐसा ही है कि दूल्हे को भी आज भी यही वेशभूषा पहनाते हैं, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और साफा। तो ये भाई आपका जो ये त्योहार है एक तरह से, तो होली तो त्योहार है ना बड़ा, और आप जैसे दीपावली में नए कपड़े पहनते हो, होली में नए कपड़े पहनते हो, तो ये नए कपड़ों में आया करते थे, ये ऐसी वेशभूषा हुआ करती। तो ये फिक्स था, ये सबके पास में मिलेगा, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और साफा। तो ये इसकी वेशभूषा होती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि चंग कौन से प्रदेश में होता है, कौन करते हैं, कब करते हैं, वाद्य यंत्र कौन सा बजता है, पैरों में क्या बांधेगा, और क्या पहनेगा, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता, और ये राजस्थान की वेशभूषा है। इनको रटना क्या है? शेखावाटी हो चाहे मारवाड़ हो, सब जगह यही वेशभूषा चलती है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? चलो लिख लो इसको ऐसे कैसे। क्या चल नहीं रही? क्या पीछे पीछे की है? चल गई? चल गई? एक्सेस देना पड़ेगा इसमें, फिर क्या समस्या है? माचिस ले ले, लगा दे उसके, दूसरी आ जाएगी। स्क्रीन चालू है क्या? वो चालू है भाई, पीछे की स्क्रीन है। आया कुछ? नहीं है? तू जाके खड़ा हो जा उसके सामने। लिख लिया? वेशभूषा में लिखो, इसमें पैरों में घुंघरू, चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, पैरों में घुंघरू, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, व साफा पहनकर, साफा पहनकर, हाथ में चंग लेकर, हाथ में चंग लेकर एक वर्ताकार घेरे में घूमकर नृत्य किया जाता है। एक वर्ताकार घेरे में घूमकर नृत्य किया जाता है। घेरे में घूमकर नृत्य किया जाता है। लिख लिया? चलो, तो ये शेखावाटी का चंग है, जिसमें ये वेशभूषा पहनी जाती है। एक छोटा सा डांस होता है शेखावाटी में, जिसको हम कहते हैं जिंदात। होता ही नहीं है जिंदात नृत्य। अब तो कुछ नहीं होता, अब तो होते ही कौन से? गिदड़ होता है, चंग होता है, एक और भी होता है। जिंदात में ऐसे याद रखना, इस दा से शब्दों को ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हर चीज को अपने तरीके से याद करना पड़ेगा। इसमें याद रखना, दा से दाता रामगढ़, दाता रामगढ़,
और ये सीकर में है। जीण माता गए हो क्या कभी? कौन गया है? कुलदेवी है क्या आपकी? कौन से समुदाय के हो? हाँ बेटे 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 बता दो। अच्छा हाँ, तो जीण माता जो है उनके मंदिर से अगला गांव दाता रामगढ़ है। और अगला गांव दाता रामगढ़ है तो वो वही है ये। आपको अभी गुरुजी पढ़ा के गए होंगे मैथ वाले सर का गांव है ये। पर इनको खुद को ही नहीं पता कि यहाँ डांस होता है क्या। हाँ तो होता ही नहीं है, अब पता ही नहीं, नई पीढ़ी वालों को नहीं पता, पर जीके किताबों में लिखा हुआ होता है। मेरे से थोड़ा दूर है, मैं भी उसी क्षेत्र का ही हूँ, पर मैं मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके जब ये पहली बार जीके में पढ़ा तो उस गांव में ही जाके पूछा, तो कोई पुराना सा आदमी था डोगरा, उससे पूछा था, तो उसको उन्होंने बताया कि इसको कहा जाता था जिंद नृत्य। अब लोगों ने इसको तोड़ तोड़ के जिंदात कर दिया, इसलिए इसका नाम था, वो चीजें बदल गई है, पता नहीं है लोगों को। तो बस ऐसे सीधा याद रखना है, कभी आया तो नहीं है, पर कभी आ जाए तो कबूतरी नृत्य। देख लो डांस का नाम कितना अच्छा है, और ये चूरू में होता है। कबूतरी डांस कहाँ पे होता है? चूरू में। अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ, ये नाम है, कुछ है ही नहीं इनमें, क्या करोगे। अगला आता है डफ। डफ नृत्य जो है जैसी चंग होती है वैसा ही डफ होता है, और ये भी शेखावाटी में होता है, ये भी शेखावाटी का डांस है। पर ये डांस होता है बसंत पंचमी पे। कौन से पर्व पे? बसंत पंचमी पे होता है, क्योंकि बसंत पंचमी पे पूजा किसकी करते हो? सरस्वती की। दुनिया में कहीं भी चले जाना भारत में, तो जिस दिन सरस्वती की पूजा होती है वाद्य यंत्र एक ही बजता है, डफ। बस ये बात याद रखना है। तो बसंत पंचमी पे सरस्वती की पूजा डफ वाद्य यंत्र के साथ में की जाती है, इसलिए डांस का नाम ही क्या है? डफ। क्या नाम है? डफ है। तो इसको डफ अच्छा होता है कि अच्छी होती है? अच्छा, पुरुष करते हैं इसको। कोई भी डांस होता है वो अधिकांश पुरुष ही करते हैं, ये पुरुष प्रधान रहते हैं, ठीक है, ऐसे कोई विशेष नहीं होते, पर सब में ज्यादातर 99% जो है वो पुरुष ही करते हैं, महिला कोई बाहर के नाच ही नहीं सकती थी, इसलिए तो ये समस्या है। तो जिंदा दुंदा ये तीनों उतार लो, ऐसे कैसे, ये छोटे छोटे नाम है, कभी आए नहीं, पर आ जाए तुम्हारे नसीब खराब हो तो कुछ भी आ सकता है, फिर लफड़े हो जाएंगे। आओ आओ। अभी भी नहीं चली स्क्रीन ये, क्या लफड़ा है इनका? दिख तो रहा है अभी, नजदीक है, दूर थोड़ी है बोर्ड, लास्ट में बैठने वालों को नहीं दिखता। लिख लिया? सबने लिख लिया? पीछे लिखो लिखो। लिख लिया? जिंदात कहाँ पे होता है? दाता रामगढ़। सीकर। कबूतरी कहाँ पे होता है? चूरू में होता है। और डप भी कहाँ पे? शेखावाटी। डप करते कौन है? पुरुष। कब होता है? बसंत पंचमी पे। और लास्ट शेखावाटी का डांस है लहुर लहुर, जो ग्रेड सेकंड में पूछा गया। लहुर लहुर नृत्य, बाद में लिखना, पहले सुन लो इसके बारे में। लहुर लहुर, एक बार ग्रेड सेकंड में इस लहुर लहुर का अर्थ पूछा गया था कि शेखावाटी में लहुर लहुर शब्द का अर्थ क्या होता है। अब ये किसको पता है? उधर का आदमी है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, शब्दावली थोड़ी पता होता है। तो यहाँ से ये पूछा गया, और इसका अर्थ होता है मीठी खुजली। देख लो, ये भी कोई पूछने की चीज़ है? बताओ, कुछ भी चलता है। तो यहाँ पे ये लहुर लहुर जो है, ये डांस होता कहाँ पे है? चिड़ावा में। कहाँ होता है? चिड़ावा सुना है क्या नाम? चिड़ावा कहाँ है? वाह क्या बात है, इतना ज्यादा कैसे फेमस सुन लिया तुमने? ज्यादातर तो इसलिए सुनते हैं कि इधर के साइड के लोग देखता हूँ मैं खूब, जो बीएड करके आते हैं वहाँ सीकर झुंझुनू नवलगढ़ चिड़ावा, इन सब जगह इनका नंबर आता है, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, नहीं पढ़ते तो उनमें नंबर कम आते हैं। बीएड का जो पहला प्री पेपर होता है, कम नंबर आते हैं, तो फिर इनको उठा के सीधा उसे कबाड़ी टिकाते हैं नीचे से। वो पहले अनुमान लगा लेते हैं कि ये इधर वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इनको विपरीत जाने दो यहाँ पे, है ना, तो इधर जाके और फिर इनको बीएड करके आते हैं, तब पता है तुम्हें। नहीं तुम्हें क्या पता इतनी दूर का, कितनी हो गई इसकी लंबाई? 826 किलोमीटर। कौन जाएगा इतनी दूर? मजबूरी में जाते हो तुम, तुम्हें तो कहीं को तो यही मिल जाती होगी। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि उसके नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि पीटीटी को भी कई लड़के में लेते हैं ना, कैसे आ जाएंगे नंबर? बीएसटीसी को लड़के में लेते हैं, बोला ऐसे आ जाएंगे, जब पेपर देके आता है तो जीरो, कुछ नहीं आता। इसलिए कोई भी पेपर हल्का नहीं होता, सभी अपने स्तर पे अच्छे होते हैं। बस ये है कि वो ऐसे एग्जाम में जिनमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसलिए तुम तो क्या जाते हो, नहीं तो आपके नेगेटिव हो तो पीटीटी का पेपर पास करना मुश्किल है, और बीएसटीसी का पेपर पास करना मुश्किल है। अब की बात देखो ना, बीएसटीसी कटऑफ क्या है? 435 के आसपास गई है, बताओ ये भी कटऑफ जाती है क्या कोई इतनी ज्यादा? छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12वीं पास करके और पढ़ते हैं, वो खतरनाक तरीके से, यही तो कारण है। अब देखो बीएसटीसी का बैच अब बन गया, एग्जाम कब होगा? अप्रैल में जाके। पहले कब आते थे बच्चे पढ़ने के लिए? मार्च के बाद, एग्जाम देके 12वीं के मार्च के बाद 1 महीना मिलता था, और कोर्स भी 1 महीने का, ये बीएसटीसी का 9 दिन का कोर्स है कल्चर का, बस इतना सा कोर्स आता है इनके, छोटा सा, और वो अब से ही शुरू हो गए। अब बताओ नंबर ज्यादा आएंगे और क्या होगा? कटऑफ अपने आप ही बढ़ेगी, जब बच्चे 5-6 महीने पहले अवेयर हो गए यार हमें पढ़ना है, बताओ। तो यहाँ से ये आता है चिड़ावा। वैसे भी जो ये लेवल फर्स्ट में ये आता भी है, खान पान एक टॉपिक चलता है ना, ऐसे करके कोई टॉपिक आता है तो उसमें ये सवाल पूछा भी जाता है। चिड़ावा कभी जाओ तो वहाँ के पेड़े फेमस है, कभी भी जाओ तो वहाँ पे खा के देखना, आपको पेड़े सब जगह मिलते हैं मंदिरों में, पर चिड़ावा का पेड़ा वास्तव में खतरनाक है, कभी खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पे जाओ तो वहाँ की चीजें ध्यान रखा करो कि कौन सी चीज अच्छी होती है, और जाके खाया करो उनको, ताकि पता चलेगा आपको कि नहीं मेवाड़ में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता पेड़े पेड़े पेड़े, तो इसलिए याद होना चाहिए। उसके बाद में ये डांस जो है ये किस पर्व पे होता है? तो ये होता है गणेश चतुर्थी पे। किस दिन होता है? गणेश चतुर्थी पे होता है, यानी कि गणेश जी की चतुर्थी जो आती है उस पे होता है ये। और इसको करते कौन है? तो पुरुष ही करते हैं भाई साहब। कौन करते हैं? ये अपवाद एक तरह से, कोई एक पर्व गणेश चतुर्थी हो गया, नहीं तो बाकी कोई डांस नहीं होता उस पे, तो ये डांस ही अपवाद है वैसे देखा जाए तो। इसे करते पुरुष, पुरुष करते हैं, और पुरुष जो भी करता है वो एक पात्र जो है वो बन जाएगा अभिनेता, क्या बनेगा? और दूसरा पात्र बन जाएगा अभिनेत्री, दूसरा पात्र क्या बनेगा? अभिनेत्री। और ये दोनों के नाम ही जब अभिनेता अभिनेत्री हो गए तो सॉन्ग कौन से बजे? फिल्मी। यहाँ पे कौन से सॉन्ग बजते हैं? फिल्मी सॉन्ग बजते हैं। इसीलिए इस डांस को कहते हैं राजस्थान का अश्लील नृत्य। क्या कहा जाता है? अश्लील नृत्य। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि राजस्थान का अश्लील या फुहड़ नृत्य कौन सा है, तो कौन सा आएगा? लहुर लहुर। कौन सा आएगा?
क्योंकि इसमें कौन से गाने चल रहे हैं, फिल्मी, इसीलिए इसमें एक पात्र अभिनेता। अभिनेता का मतलब उसको कहते हैं ऐसे नहीं कि उसको कुछ विशेष होगा, जो गाँव में अच्छे कपड़े पहनता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो खेतों में काम करने वाले लोग अगर किसी दिन अच्छे कपड़े पहन लिए किसी पर्व पे या कोई भी त्योहार या विवाह हुआ पे, तो ऐसे कहेंगे कि भाई साहब आज तो हीरो लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अभिनेता लग रहा है। हीरो को इंग्लिश में तो यही बोलते हो, तो इसीलिए वो अभिनेता बनता है, अच्छे कपड़े पहन के डांस करते हैं। एक व्यक्ति नहीं होता, खूब सारे होते हैं। अब इनमें एक गोरे से लड़के को पकड़ते हैं, है ना, जिस दिन डांस हो गणेश चतुर्थी कल है, तो आज की शाम को प्रोग्राम शुरू हो जाता है कि भाई कल गणेश चतुर्थी है तो उस पर अपने को करना है। तो गोरा जो भी लड़का होता है उसको पकड़ेंगे, क्लीन शेविंग करेंगे उसकी, और फिर उसके होठों पे लिपस्टिक लगाएंगे, आईलाइनर लगाएंगे और पूरी पक्की महिला बना देते हैं उसको। थोड़ी देर बाद में उसको फीलिंग आने लग जाती है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए पूरे पुरुष देख के, है ना, ऐसा बनाते हैं उसको। क्योंकि यही पात्र जो होते हैं शेखावाटी के डांसों में एक अच्छी परंपरा है कि जिसमें जो महिला का पात्र जो बनता है ना, पुरुष, महिला नहीं, पुरुष जो पात्र बनता है वो हंसी का पात्र होता है, उसी से मनोरंजन होता है लोगों का। और ये मनोरंजन करने के साधन ही है, और क्या है, पहले टीवी रेडियो मोबाइल ये सब था ही नहीं, तो आदमी खुश कैसे रहे, इन्हीं सब चीजों से खुश रहता था, इसलिए ये काम की चीज थी। तो इसमें फिर फिल्मी गानों में डांस करते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का अश्लील नृत्य कहते हैं। और ये बात सच है कि राजस्थान के अलावा आप कोई भी सॉन्ग अगर सुनते हो तो आपका डांस जो है वो अश्लील कहलाएगा। जैसे अपन गाँव में विवाह है, विवाह के टाइम में दादा बैठा है, दादी बैठी है, पापा मम्मी सब बैठे हैं और अपने कोई प्रोग्राम है और आप डीजे पे अगर फिल्मी सॉन्ग पे नाच रहे हो तो गांव के लोग भी कहेंगे, दादा दादी भी कहेंगे कि लड़का फुहड़ हो चुका है। यानी कि अब ये अश्लील हो गया कि इसको यही नहीं पता कि राजस्थान की संस्कृति कितनी अच्छी है और राजस्थान के गीत कितने सारे अच्छे हैं, खूब सारे गीत हैं। तुम अपने एकमात्र जगह ऐसी है जो राजस्थान है जिनके गीतों को तुम चाहे किसी के पास बैठ के चला लो कभी उसमें गलत चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। नहीं तो बाकी तो सबके गीतों में फालतू की तो लाइनें होती हैं, फालतू की बातें होती हैं। हरियाणवी सॉन्ग देख लो कितने बुरे बुरे वर्ड होते हैं उसमें। राजस्थानी तुम एक गीत लाके दिखा दो जिसमें कोई सिंगल भी ऐसा वर्ड हो जो किसी को आप बोल ही नहीं सकते। सब इतने व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं, तभी तो दादा दादी कहते थे कि अपने खूब सारे सॉन्ग है। और वैसे पुराने लोगों को घूमर अच्छी लगती है सुनना, पुदीना पाला ये वाले सॉन्ग अच्छे लगते हैं, और ये अपन सुनते फिल्मी तो उनको बुरे लगते हैं, इसलिए इसको अश्लील कहते हैं। अच्छा ऐसा इसमें क्यों हुआ और बाकी राजस्थान में कहीं भी ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें पूरी की पूरी कल्चर जो है ना वो हरियाणा की दिखाई जाती है। चिड़ावा बिल्कुल हरियाणा के टच में है, हमेशा कल्चर पास वाले क्षेत्र में जाती है। जैसे मान लो कि अपने यहाँ मेवाड़ के लोग जो है वो जो गुजरात से टच में होंगे तो गुजराती भी बोलते हैं, आदि वागड़ वालों में मिक्स है, वागड़ी गुजराती का मिक्स है, मिश्रित रूप है, गुजराती जो बोलते हैं वागड़ वाले बोलते हैं। क्योंकि आपको जब आपका एकीकरण किया गया था राजस्थान का उस टाइम पे आपको भाषा के आधार पर थोड़ी बांटा गया है, आपको वेशभूषा के आधार पर थोड़ी बांटा गया है, आपकी परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर थोड़ी बांटा गया है, वो सीमा के आधार पर बांटा गया है कि आज तक राजस्थान की सीमा ये हो जाएगी, ये दूसरे स्टेट की सीमा है, उसी आधार पर बांटा गया है। जैसे भाषा के आधार पर आपने एकीकरण पढ़े होंगे और उसमें एक लाइन पढ़ी होगी कि राजस्थान के एकीकरण में भाषा के आधार पर भरतपुर और धौलपुर की जनता यूपी में मिलना चाहती थी। सुना था क्या? अभी नहीं आया, एकीकरण में नहीं आई ये लाइन है, आए तब उनसे सुन लेंगे। तो वो जो भी आए उसमें ऐसे बताया जाता है कि भाषा थी यूपी और भरतपुर वालों की जो सेम सेम है। जैसे राम सर जो है ये भरतपुर के हैं तो इनकी लैंग्वेज जो होती है ना वो सेम मिलेगी आपको यूपी वालों की जैसी, क्योंकि ये आप तो यहाँ तो हिंदी में बोलते होंगे, नहीं भरतपुर वाली बोले तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, का कह रहे हो चुना हुए ऐसी बात बोलते हैं वो, है ना, ऐसे कटु शब्द लगते हैं वैसे। अब इसको ब्रज भाषा कहते हैं, पर मैं जब इनकी भाषा सुनता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण की ऐसी भाषा रही होगी। कृष्ण की ऐसी भाषा रही होगी तो उसके साथ कोई नहीं रह सकता। आप बताओ कोई आपको ये का कह रहे हो तू ऐसे बोले, ऐसी लैंग्वेज है ये, है ना। जैसे मैं जयपुर में पढ़ाते थे तो आप लोग इधर के क्षेत्र के बच्चे जो है ना बड़े शांत हैं, बड़े सीधे हैं, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। आप जैसे आपको एक ही टारगेट होता है कि नौकरी लगना, ठीक है ना। जयपुर में बच्चे जो भी होते हैं ज्यादातर वो युगल आते हैं, युगल का मतलब समझ गए, जोड़े में ही क्लास में आते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कह सकता। जो आदमी एक बार जयपुर पढ़ा लिया वो इन चीजों से उठ जाता है, उसको रोज यही देखता है। आप तो अब ऐसे लड़कियां बैठी बैठी लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं जहाँ पे लड़की बैठे, वहां पे ऐसा नहीं, वो आएगा कोचिंग में तभी जब उसकी प्रेमिका साथ में होगी, ये जरूरी है उसके लिए। और ये इसलिए भी होता है कि आप कहां से आए हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, एक विशेष क्षेत्र के लोग हो, और यहाँ से वो आपकी जगह जो है वो 150-200 किलोमीटर है, भाई इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं है। और यहाँ मान लो डूंगरपुर का आदमी जयपुर जा रहा है, 600 किलोमीटर दूर जा रहा है लगभग। अब 600 किलोमीटर दूर जाके चाहे वो कोई भी नोटंकी करे उसको वहां देखने वाला कोई नहीं है। वहां जाने वाले लोग रासलीला करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये सीधी बात है। क्योंकि वहां पे डर आदमी को जब तक नहीं रहता परिवार का वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये सच है। तो वहां पे जाके कहीं भी घूमे, सिगरेट पिए, आपको यहाँ की महिलाओं को, मुझे 2 साल से आदि की हो गए, मैंने कभी लड़कियों को यहाँ पे ऐसे घूमते हुए नहीं देखा, शराब पीते हुए नहीं देखा। और वहां पे तो 8 बजे के बाद में तुम्हें सड़क पे घूमती हुई मिल जाएंगी, जयपुर में तो आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि उसको देखने वाला ही नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, वहां जिंदगी जीने जाते हैं, वहां पे कोई भी पढ़ने जाता ही नहीं है, ये सच है। जो बच्चा पढ़ने जाता है वो रियल में वही जाता है जिसको इधर के डाटा जो है वो क्लियर हो गए और मुझे नौकरी लगना है तो चला गया तो पास हो गया जाएगा, नहीं वहां बिगड़ के वापस आएगा, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आपको डर बना रहता है कि अपन बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं पापा किस दिन सटक जाए दिमाग, और 150 किलोमीटर तो आदमी आ ही सकता है, आराम से आ सकता है 2 घंटे में। 7 घंटे का सफर पार करके कोई नहीं जा सकता, पर 150 किलोमीटर तो आ सकता है, और आके देख लिया तो फिर जूते लेके टूटेगा नाक बराबर, बता दिया। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, नजदीक में इसलिए नहीं होता, कल्चर भी ऐसी होती है। और ये हरियाणा वालों की कल्चर जो है वो एकदम अलग है, डिफरेंट है हम सबसे। अपनी कल्चर राजस्थान की अच्छी है, हरियाणा वाले तो अलग ही टाइप के लोग हैं, अलग ही बोलते हैं, उनकी भी लट की जैसी बोली है ना, परे पढ़ लेना है, मर लेना है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, तो उनकी भी अलग लैंग्वेज है। और ये अपने इसके टच में जो जिले हैं, हरियाणा टच में जो जिले हैं उनकी लैंग्वेज भी यही है, टोन वही आता है। जो झुंझुनू के लोग हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, आदि राजस्थानी आदि हरियाणवी मिक्स वो बोलते हैं। सीकर के लोग हैं जो आदि राजस्थानी आदि हरियाणवी मेरी टोन में आता है, मैं शेखावाटी प्योर नहीं बोलता, आदि हरियाणवी टोन आता है इसमें, बोलते बोलते तो पता चलेगा, जब खुद की बोलूंगा तब चलेगा, इसमें तो क्या पता चल सकता है, ये तो सीधी भाषा है, आपको लैंग्वेज सबको आती है, या इसकी आदत भी हो गई, इतने सालों में लगातार यही बोलते जा रहे हैं, तो घरवाली वाली लैंग्वेज जो है वो भूल से भी गई है, पर घर पे जाके तो वही बोलनी पड़ेगी जो आपको घर पे आती है। वहां पे जाके ऐसे वैसे बोल के दिखाओ, 1 मिनट में मास्टर डिग्री उतार के देते घरवाले कि मास्टर होगा अपने कोचिंग में, यहाँ थोड़ी है। तो इसीलिए हरियाणा की कल्चर जो है वो पूरी दिखती है, इसमें सॉन्ग भी हरियाणवी चलते हैं, फिल्मी कम चलते हैं, हरियाणवी चलते हैं, गजबन पानी ने चालिए, पानी वाली फलाना ढिमका, ये चलते हैं सारे के सारे। तो वो इसीलिए कहते हैं कि फुहड़ हो गए, इसीलिए फुहड़ डांस कहलाता है। हरियाणा में एक ट्रेंड है जोरदार, क्योंकि वहां की कल्चर में इसलिए भी ट्रेंड है, एक तो हरियाणा छोटा स्टेट है, जमीन लोगों के पास में जाता है, पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे आपको वहां पे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 7-8 साल का होता है रोड तुड़वाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि रेस करवाना, भागदौड़ करवाना, फिजिकल पे ध्यान देना। वहां के लोग केवल खाते हैं या फिजिकल करते हैं और मस्ती करते हैं, 3 ही काम आते हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। इसीलिए तो आप देखते हो ओलंपिक में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं, हरियाणा ही लेके आता है। वहां पे खान पान पे बहुत ध्यान दिया जाता है ना, चाहे कैसा भी बच्चा हो उनको सुबह सुबह बादाम काजू ये सब मिलेंगे हर घर में खान पान पे। दूसरी बात ये होती है कि उनकी जमीन जो है ना ज्यादा है, खेती ज्यादा है, पानी है, नहर वहर आती है, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं है। आज वहां किसान आदमी साल में करोड़ों रुपए कमा लेता है, क्या जरूरत है उसको गवर्नमेंट की, इतना कमा लेता है, उनके पास जमीन ज्यादा है और जमीन उपजाऊ है। सबसे बड़ी बात यह अपनी साइड में क्या चलते हैं, बीघा, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ये चलते हैं। हरियाणा में बीघा कोई नहीं बोलता, वहां बोलते हैं किला, 1 किले में अपनी वाली 3 बीघा होती है।
अपनी वाड़ी कितनी बीघा 3, उधर किला 1 होगा। अब सोच लो उनके 50-50 किले हैं, 55-55 100 किले हैं एक ही जमींदार के, ट्रैक्टर खड़े हैं 5-5, गाड़ियां खड़ी है सारी। अब वो क्या करते हैं कि किला 1 अगर बेच भी दे, क्योंकि दिल्ली के पास है, उस जमीन की कीमत भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों में तो बिकती है उनकी, तो उनको लगता है कि यार अब अपने पास पैसे नहीं है, बोला 1 किला को सल्टा दो, यानी कि बेच दो इसको, और बेचने के बाद में उससे जो पैसा आएगा, तो सबसे पहली बात सबको हरियाणा में जाके देख लेना, पैसा आएगा जमीन से तो उसकी पीढ़ी पीढ़ी खा सकती है। तो सबसे पहली उनकी सोच है कि स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आएंगे पूरी ब्लैक, ये उनकी पहचान है अलग से, ब्लैक लेके आएंगे। और ब्लैक गाड़ी और उसके जो खिड़कियां होती है उन चारों खिड़कियों में एक एक कांच का बढ़िया वीआईपी ग्लास, और शाम को 8 बजे दारू पीना और मजे करना, ये जिंदगी है उनकी। इसीलिए यहां मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने का मतलब यही नहीं होता कि सब्जेक्ट के बारे में है। आज भी ये अगर तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी जो हरियाणा से लगे हुए राजस्थान के जो जिले हैं, इनमें अगर आपका विवाह होगा 100% विवाह टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कारण क्या? नशा करना, मजे करना। और दिल्ली जो है वो 80 किलोमीटर दूर है इनसे। भाई बड़ी अपने भारत की राजधानी है, राजधानी में क्या नहीं होता, राजधानी उसको बनाया जाता है जो सब तरह से संपूर्ण हो, संपन्न हो, अच्छे से। जयपुर क्यों बनाया है? सारी सुविधा मिलती है। आज अपन बीमार हो जाते हैं तो सीधा कहते हैं जयपुर चलो, ये तो कहते हैं सब चीजें हैं वहां पे, सुविधा, कैसीनो, फलाना ढिमका। जिस भी महिला का विवाह होता है उसका पति 5 दिन घर पे रहता है, 25 दिन दिल्ली में मस्ती करता है, कोई मतलब नहीं है महिला से, इसलिए कैसे टिकेंगी वहां पे, रुकेंगी कैसे? अब आप सोचेंगे आपको इतना क्यों पता है, मेरे से तो 5 किलोमीटर दूर तो हरियाणा लग जाता है, और 5 किलोमीटर इधर राजस्थान में मैं हूं। और दूसरी बात यह कि मैं हरियाणा में कोचिंग चलाया हुआ हूं, इंस्टीट्यूट वहां पे, तो इसलिए मुझे पता है वहां पे ऐसे बच्चे तैयारी करने नहीं आते। क्या पाते हो जैसे हुई फीस जमा करवा दी, ठीक है, वहां कोई नहीं आता, वहां आएगा 1 महीने वाले, क्या हम 1 महीने आएंगे उसके बाद में नहीं आएंगे, वहां पढ़ने से मतलब ही नहीं है। इसलिए वो की वो कल्चर पूरी की पूरी इस डांस में दिखाई जाती है, इस डांस में वो कल्चर दिखाई जाती है, तो ये असली नृत्य कहलाता है। देख लो, अगर हमारी कल्चर होती तो ये और डांस जैसे होते, उनकी तरह से कहलाता। तो आपको पता होना चाहिए कि लघु लघु का अर्थ क्या होता है, बोलो। ये कहां पे होता है? चढ़ावा कौन से पर्व पे होता है? करेंगे कौन? पुरुष। इसमें एक क्या होता है? अभिनेता। दूसरी क्या होती है? कौन से गानों पे नाचते हैं? अब बताओ ये कहां पे होता है? चिड़ावा झुंझुनू करते कौन है? कौन से पर्व पे? गणेश। वैसे भी गणेश जी पुरुष ही है, इसलिए गणेश चतुर्थी पे एक डांस हो रहा है, याद रखना, गणेश चतुर्थी पे पुरुष ही करेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हो। और इसमें एक पात्र क्या बनेगा? अभिनेता, दूसरा पात्र अभिनेत्री। कौन से गानों पे नाचेंगे? लिखो तो दिखा। लघु लघु का अर्थ लिखना सबसे पहले, मैं बोलूंगा फिर लिखते जाना। मीठी खुजली, मीठी खुजली, लिख लिया? उसके बाद में लिख दो चिड़ावा झुंझुनू क्षेत्र, चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू। उसके बाद में लिखो पर्व गणेश चतुर्थी, पर्व गणेश चतुर्थी। उसके बाद में लिखो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, लिख लिया? उसके बाद में लिखिएगा इसमें एक पात्र अभिनेता, एक पात्र अभिनेता वह दूसरा पात्र अभिनेत्री होता है, एक पात्र अभिनेता वह दूसरा पात्र अभिनेत्री होता है, जो फिल्मी गानों पर नृत्य करते हैं, जो फिल्मी गानों पर नृत्य करते हैं, इसलिए इसे अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं, इसलिए इसे अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं, अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं, अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं। लिख लिया? चलो ये आपका शेखावाटी समाप्त। अगली हेडिंग लगा लो गैर नृत्य। गैर, लिख लिया? सुनो बस अब आराम से। गैर नृत्य जो होता है वो होता है कनाडा में, कनाडा नए जिले के अकॉर्डिंग चला गया बालोतरा में, और बालोतरा कहाँ पे है? यानी कि नया जिला नहीं आए तो बाड़मेर ही है, कनाडा। ऐसे भी याद रखने की चीजें होती हैं, जिसके शब्द के पीछे आने शब्द है ना वो ज्यादातर बाड़मेर में ही है। कनाडा, शिवाना, नगाना, सुना क्या नाम? नगाना में नागनेची माता है, शिवाना में किला है, और कनाडा में कौन सा डांस होता है? गैर नृत्य। और एक और भी यहाँ पे गैर नृत्य जो है वो कानन मेले का फेमस है। ये सवाल खूब आ रहा है आजकल, कानन मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। वो भी कहाँ लगता है? भाई मेलों पे होता है डांस, सब कहाँ बच गए इन चीजों के, पर ये तो होली का डांस है वैसे। अब देखिएगा इस डांस का नाम गैर नहीं होता, इस डांस का नाम होता है घेर नृत्य। कौन सा? यानी कि गैर घड़ी वाला है ये। घेर नृत्य क्यों होता है? क्योंकि ये एक घेरे में किया जाता है। भाई ये घेरा होता है, उसमें पुरुष चारों तरफ घेरे में खड़े रहते हैं, और ये घेरे में ही किया जाता है, घेरे में किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? घेर नृत्य। समझ में आ गई बात? याद रहेगी? तो ये घेर नृत्य कहलाता है, गैर नहीं होता, घेर होता है। अब ये शब्दावली का ही अंतर है कि बाड़मेर वाले लोग जो है उनसे ये वाला गैर नहीं बोला जाता, गैर नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता तो वो क्या बोलते हैं? गैर। भाई इन गैर में तो आप ही नहीं छाट सकते अलग अलग, तुम छाट सकते हो क्या? ये तो हिंदी का मास्टर होता है, उसको पता होता है कि कौन सा गैर बोल रहे हो। घेर घेर या आपको गैर घेर ऐसे तो पता नहीं चलता, और जैसे सह 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 सारे सह अपने को देख ही लगते हैं ऐसे। वो हिंदी वाला टीचर जो है वही टोन बोल सकता है इनकी कि कैसे कैसे ये होते हैं। पर ये जो भी है ये डांस घेर होता है। जैसे शब्दों का खेल खूब सारा होता है, आप लोग जो है वो सह को है बोलते हो, बताओ बोलते हो कि नहीं? सह को है बोलते हो ना, क्योंकि ये आपकी साइड में ही होता है। मेवाड़ में, वागड़ में, मारवाड़ में आधा भाग जो है वो सह को है बोलता है। आ जाओ भाई इसको बंद कर देना। सह को है आपकी साइड में, मारवाड़ में बोला जाता है, तो ये आपकी साइड में है, हमारी साइड में तो सह को सही बोलते हैं। अब यहाँ जब मैं आया शुरू में तो मुझे पता ही नहीं चला कि यार सह को है बोलते हैं, ऐसे नहीं पता चला, क्योंकि शब्दावली तो आप कहीं रहोगे तभी तो पता चलता है कि कौन क्या बोलता है। अब शेखावाटी जयपुर में तो ऐसे कुछ था ही नहीं, तो इधर वाले बोलते हैं। तो एक बच्चा रहता था, हम जिस बिल्डिंग में रहते थे शुरू में, तो वहाँ पे पाली का बच्चा था वो, और वो रहते थे यहाँ पे तैयारी कर रहे थे अपने लक्ष्मी, वो लड़के ही थे वो। तो एक दिन मेरे पास में आया, क्योंकि उस बैच में भी जाता था, तो मेरे पास आ गया, तो मुझे आके बोला सर हुई है क्या?
अब मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये हुई क्या होती है, मुझे क्या पता क्या होती है, हमने कभी सुनी नहीं ये शब्द। तो मैंने कहा गूगल पे सर्च करके बता होता क्या है। अब वो गूगल पे सर्च कर रहा तो सुई लिख रहा, तब समझ में आई कि ये सैको है बोलते हैं, है ना। नहीं तो यार वो सीधा डायरेक्ट तुम अब ऐसा ही अगर तुम्हारे वे शब्दों में तुम्हारे में तोड़े नहीं, गूगल तो तुम हुई लिखो तो कुछ वही आएगा, ये ध्यान रखो, वो तो सुई लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें ये भी पता है कि ये शुद्ध रूप नहीं बोल रहे हम, फिर भी बोलते हो। अब तुम सोना को हुई जा, ये कौन सा मतलब होता है, नई भाषा देखने को मिली है मेरे को। तो यहाँ पे सैको सब कोई है बोलते हो आप, जहाँ जहाँ से होता है वहाँ वह है बोलते हैं। जालोर वाले जो होते हैं वो चैको चै जो होता है उसको सै बोलते हैं, चैक को तुम कहते हो ना चम्मच, ये कहेंगे समझ, चम्मच को क्या बोलते हैं समझ, सही बात है क्या। हाँ चेक को देख लो सही बोलते हैं, ये सबकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोलते हैं। राम सर आते होंगे ज्योग्राफी वाले, आज जब आए तो उनसे एक सवाल करना मैं बताता हूँ, वो वाला पूछ रहा हूँ उनसे। उनसे ये कहना कि सर वैर बोल के दिखाओ, क्या बोल के दिखाओ, वैर, वै को क्या बोलते हैं, बै बोलते हैं, बै, वो ऐसे बोलेंगे बैर, यही बोलते हैं ना, क्योंकि उनकी मम्मी ने यही सिखाया बेटा वै और बै एक ही होता है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं वै को बै। उनसे ये पूछना, चलो ये तो नहीं बोलना, ये से बोलना कि सर दाल बोल के दिखाओ, दाल, कभी नहीं बोलते दाल, दाल नहीं बोलते, वैसे कहते हैं कि दार। ले को क्या बोलते हैं, रे, ये शब्दावली का ही तो गेम और क्या है, ये उधर के लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, ये ब्रज भाषा है, दाल कोई नहीं बोलता ब्रज में, उधर बोलते हैं दार। अब अपने तो दार पता नहीं किसको बोलते होंगे, पर ये तो भैया ऐसे बोलते हैं। तो आज पूछना उनसे एक बार आए तब, मेरा नाम तो लेना मत, अपने मन से पूछना, है ना, और ऐसे कहना कि आप ये बोल के दिखाओ, दिखा आपको आता है क्या, वो फिर बोल के बताएंगे, पक्का बता देंगे वो। तो वे को क्या बोलते हैं वो, दे, बै, बै बोलते हैं, हर शब्द में बै आता है, तो इनकी शब्दावली में ऐसे, इनकी भी शब्दावली में है कि ये गै को, ये गै जो होता है उसको ये गै नहीं बोल पाते, ये केवल यही बोलते हैं, इसीलिए ये डांस का नाम क्या पड़ गया, गैर। नहीं तो राजस्थान की संस्कृति में गैर का मतलब तो पराया होता है, पराया थोड़ी होता है, पराया होता है तो अपने डांसों में पराया की बात ही नहीं कर सकते, ये तो संस्कृति को जीवित रखने की बात है, और इसमें एक दूसरे से मिलना जुलना ये और होता था, तो इसलिए इस डांस का नाम गैर है, मूलतः गैर नहीं है। समझ में आ गई क्या बात। अब सुनो कि ये डांस जो होता है ये मैंने बताया था, इसे कैसे शुरू होने वाले सारे कौन करेंगे, तो ये पुरुष प्रधान रहते हैं, आप याद रख सकते हो, इसको भी पुरुष करते हैं। तो पुरुष जो भी करते हैं वो कौन से पर्व पे होता है, होली पे, तो ये भी कब होता है, होली पे। और जो भी होली पे होने वाले सारे डांस है उनमें हाथों में क्या लेते हैं, डंडे, क्या लेते हैं, इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, ये हथियार का काम करता है उस जमाने में, इसलिए। उसके बाद में अगली बात आती है, इन डंडों को कहते हैं खंडा, केवल गैर में प्रयुक्त होने वाले डंडे कहलाते हैं खंडा, सब डंडे खंडा नहीं कहलाते। वहां चिट्ठियां बोल रहे थे, यहाँ खंडा कह रहे हैं। वैसे रियल में अगर सवाल आ जाए कि खंडा किसे कहा जाता है, तो उत्तर करना लकड़ी की तलवार, किसको कहते हैं, लकड़ी की तलवार, लकड़ी की तलवार को ही खंडा कहते हैं। पर इस डांस का नाम आ जाए तो इसमें प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के डंडों को भी क्या कहते हैं, खंडा। याद रहेगी क्या बात है। अच्छा ये खंडे कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने की एक शैली होती है, क्योंकि खंडे ये तलवार जो है या सॉरी ये लकड़ी के डंडे जो है ये आपस में टकराते हैं, तो उनको बनाने की शैली होती है। आपने कभी गांव में सुना हो कीकर, कीकर सुनिए क्या, ये पेड़ होता है ना जिसमें एक तो फैल जाता है या एक एकदम सीधा होता है, तो सीधे वाले की लकड़ियां काट के लाते हैं, फिर एक भट्टी जलाते हैं आग की, और उसमें लकड़ियों को दे देते हैं। लकड़ियों को जलाने के लिए नहीं, थोड़ा सा जलाएंगे ताकि उसकी जो छाल है ना ऊपर की वो उतारी जा सके, और उसकी छाल को उतारते हैं और फिर उससे आपस में टकराते हैं उससे। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है जलाएं ये करें वो करें, इससे अच्छा है सूखी लकड़ी का उपयोग कर ले। नहीं, सूखी लकड़ी में टूटने का डर होता है, उसमें केवल छाल को जलाया जाता है, अंदर से वो गीली रहती है। समझ में आ गई। तो इसलिए उसको चाहे कितनी जोर से बजाओ वो टूटेगी नहीं। गीली लकड़ी जल्दी टूटती है कि सूखी, सूखी जल्दी टूटती है, इसलिए ऐसे प्रयुक्त किए जाते हैं और उसी को खंडा कहा जाता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में इसमें भी पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और ये सवाल आया हुआ है, ये आया था फर्स्ट ग्रेड में कि अभी पिछले वाले में था शायद, पैरों में घुंघरू, पैरों में घुंघरू जो बांधते हैं उसको क्या कहते हैं, तो रमझोल। क्या कहा जाता है, बड़ी बड़ी पट्टी होती है, पैरों के घुंघरू की बहुत बड़ी पट्टी होती है, और उसको ये बोलते हैं रमझोल। और हरियाणा में तो कहते हैं पायल पाजेब कोई रमझोल है, हरियाणा में सॉन्ग चलता है कि मेरी रमझोल गड़ा दे हो नंदी के बीरा। नंदी का बीरा कौन होता है, हाँ पति को कहते हैं भाई नंदी का बीरा, यानी कि आप जो महिला जो भी है उसकी जो पति की बहन जो है वो उसकी ननद हो गई तो नंदी हो गई, और उसका बीरा कौन हो गया, आपका पति। तो इसीलिए नंदी का बीरा से कहती है वो महिला कि मुझे रमझोल गड़ा दे, यानी कि मुझे पायल गड़वा दे। तो ये तो सॉन्ग ही चलता है, इसीलिए घुंघरू जो होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, रमझोल। इसमें जो गीत चलते हैं गीत, इसमें उस सबको कहते हैं फाग। क्या कहते हैं, फाग। क्योंकि होली जब आती है तो होली कब आती है, फाल्गुन में, इसलिए फाल्गुन में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, सीधी बात है। पर ये भी अंतर है, ये राजस्थान और इस राजस्थान में ये वाला भूभाग जो है केवल मारवाड़, और ये मेवाड़ वाला, इस तरफ तो आप गीतों को कहते हो होली के गीतों को फाग, कि फाल्गुन में आते हैं इसलिए फाग कह लो। और ये वाला भाग जो है शेखावाटी, शेखावाटी जो है इस वाले प्रदेश में होली के गीत जितने भी होते हैं उन सबको कहते हैं धमाल। क्या कहते हैं, धमाल, इसमें कहते हैं धमाल। और उसके बाद ये वाला भूभाग जो है ये पूर्वी राजस्थान है, और पूर्वी राजस्थान में जितने भी होली के गीत चलते हैं उन सबको बोलते हैं रशिया। क्या कहते हैं, इसलिए आप पढ़ोगे कि बम नृत्य भरतपुर में होता है, इसलिए भरतपुर में कौन से गीत गाए जाते हैं, रशिया। और आपने अभी पढ़ा, पीछे मैंने लिखवाया नहीं कि चंग नृत्य में कौन से गीत चलेंगे, धमाल। गिदर में कौन से चलेंगे, धमाल। और इधर जितने भी डांस होंगे उन सब में गीत कौन से चलेंगे, सीधी बात है भाई। शेखावाटी वाले धमाल कहते हैं इसको, और ये कहते हैं रसिया, क्योंकि इधर यूपी है, और यूपी किसका क्षेत्र कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण का। किसका कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण का। और कृष्ण जो थे वो सबसे बड़ा रास उन्होंने रचाया था। रास पूर्णिमा के दिन, जिस दिन खीर बनाई जाती है, ऊपर रखी जाती है चांद के उसमें रोशनी में कि भाई इसमें अमृत आके मिलेगा, और फिर अगले दिन सुबह सबको बांटी जाती है, खाते हैं। उसी दिन कहते हैं कि सबसे बड़ा रास रचाया था। रास रचाने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास पूर्णिमा के दिन बहुत सारी गोपियों के साथ में डांस किया था। रास किसको कहते हो तुम, इसी को ही तो कहते हैं जो गोपियों के साथ में डांस करना। आप ऐसे करो, मैंने अभी नहीं बोला कि जयपुर में जाने वाले तो केवल रास लीला करते हैं। क्या कहते हैं, रास लीला। लीला का मतलब आपके कर्म जो तुम करते हो वो, और यहाँ पे वो क्या कहलाता है कि रास रचाना, कि महिलाओं के साथ में डांस करना, घूमना, ज्यादा प्रेमिका रखना, वो कहलाता है रास। जैसे एक सॉन्ग नहीं आया था क्या सलमान खान का कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है और वो करे तो रास लीला है, काम तो दोनों एक ही है। तो दोनों बात तो एक ही है कि वो कर रहा था तो तुम उसको रास लीला बता रहे थे, और अगर मैं करता हूँ ये सब चीजें तो गाँव में क्या कहा जाता है, ये कैरेक्टर लूज आदमी है, इसके पास मत बैठना, है ना। तो वही चीजें हैं ये, तो उसी को रास बोलते हैं कि रास का मतलब होता है कि आप सबसे ज्यादा डांस इनके साथ में करते हो। इसलिए होली पे चलने वाले सारे डांस क्या कहलाते हैं, जिन पे गीत क्या गाएंगे इधर, रशिया। क्या चल रहा है ना रशिया आजकल, वो फेमस है रशिया। पर आप मत सुनना रशिया, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, उसमें गालियां निकाली जाती है। हाँ उसमें गालियां निकाली जाती है। और बड़ी बात है कि हम लोग ये कहते हैं ना कि यार अपन गालियां निकालते हो, तुम कुछ भी गालियां नहीं निकालते, जीरो जीरो निकालते हो, 0%। गाली भरपूर आदमी निकालता है, हर मुंह पे जबान जबान पे गाली होती है, अपने पिता को भी गाली निकाल सकते हैं। देख लो बड़ी बात है ये, राजस्थान में ये बहुत बड़ी बात है कि बाप को गाली निकालते हैं, बाप बेटे को गाली निकाल के बोल रहा है, बेटा बाप को गाली निकाल के बोल रहा है। ऐसा भी होता था। अब मुझे इसलिए पता था कि हमारे साथ गुरुजी पढ़ाते थे, राम तो नहीं निकालते, ये तो अलग ही बात है, इनकी तो पता होते भाई, सब में संस्कार ऐसे थोड़ी होते हैं, पर गालियां ज्यादा निकाली जाती है। ब्रज क्षेत्र में गालियां ज्यादा निकाली जाती है, ज्यादा गालियां निकाली जाती है। पर वो वाला ब्रज है ना जो रियल ब्रज है, वृंदावन वाला, वहां कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता। और इनसे पूछो देख लो, नहीं रास लीला में चलती है बोला गालियां, हमने तो नहीं सुनी आज तक, कब चलती है। इसीलिए आपने महाभारत देखी होगी, पुरानी वाली महाभारत जो है तो सबसे पुरानी है, उसके सारे किरदार अच्छे।
जिसमें ये खन्ना वन्ना थे, क्या नाम इसका, राजेश खन्ना, ये सारों ने काम किया, नहीं मुकेश खन्ना ने, उन्होंने काम किया। वो वाली महाभारत अच्छी है और उसके डायलॉग भी अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी है। अब जो नई महाभारत आई है उसमें तो मैंने देखा कि कर्ण जो है वो अर्जुन को गाली निकाल के बोल रहा था। मैंने देखना शुरू किया कोविड में उसको, मैंने उसको बंद कर दिया कि ये शब्दों का प्रयोग अब नई संस्कृति से क्या सीखेगी कि वास्तव में राजा महाराजा ये जितने भी देवता थे ये भी गालियां निकालते होंगे, हम भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें देखनी नहीं चाहिए। रामायण पुरानी वाली अच्छी है और महाभारत भी पुरानी वाली अच्छी है, उनके डायलॉग आज भी दिल को छूते हैं। और ये आजकल वाले डायलॉग, इनके डायलॉग बोलने की तो कला नहीं है इनको, पता नहीं क्या रामायण गाते हैं वो। इसीलिए आप इसको याद रखें कि कहां कहां पे कौन कौन से, अब ये होली के सारे गीत हो गए कि आपकी साइड में फाग होते हैं, शेखावाटी में धमाल होते हैं और पूरी राजस्थान में रशिया होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बताइएगा कि गैर नृत्य कहां पे होता है, कन्नड़ा बालोत्रा बाड़मेर। इसका मूल शब्द क्या है, ये घेर करते कौन है, कौन से पैरों पे, हाथों में क्या लेंगे और उसको क्या बोलते हैं, खंडा, और उसके बाद पैरों में क्या बांधते हैं और जिसको क्या कहते हैं, और गीत क्या कहलाते हैं, ये लो। घेर कहां पे होता है, कन्नड़ा कहां पे है, बालोत्रा करते कौन है इसको, कौन से पैरों पे, होली पर, हाथों में क्या लेंगे, जिसे क्या कहते हैं, पैरों में क्या बांधेंगे, जिसको क्या कहते हैं, और गीत कौन से, याद रहेगी बात सारी। चलो, और पूर्वी राजस्थान के गीत कौन से और उत्तरी राजस्थान के गीत कौन से, धमाल, याद रह जाएगी। अब सुनना, अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ, शांति रखो। अगला आता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तलवारों की गैर कहां की है, कहां की है, बोलो नहीं। और मेवाड़ी के होके तुम्हें नहीं पता तलवार गैर कहां होती है, आपने बोला, किसने बोला, हाँ तुम्हें भी नहीं पता रे, बोला मेवाड़ी की है ही नहीं, हम तो वागड़ के हैं, वागड़ में भी होती है, तो सागवाड़ा में यहाँ भी होती है, नहीं देखी तुमने तलवार की गहरी, नहीं देखी, डूब के मत जाओ, पिछोला पास में ही है, दिखोगे भी नहीं, नीचे इतने चले जाओगे, आजकल तो वैसे भी लेवल ऊपर हो गया है पानी का। तो देखिएगा तलवारों की गैर जो है वो है मैनार की, मैनार उदयपुर, ये नाम तो सुना होगा, कोचिंग से निकलते मैनारिया गेस्ट हाउस, ये तो देखा होगा, रूम ले रखे होंगे ना उसके आसपास हाँ सस्ते मिलते हैं ना इसलिए। तो मैनारिया गेस्ट हाउस है, ये मैनारिया कौन है, जो मैनार से आए थे, पंडित है ये, और ये मैनार से जो आए थे वो मैनारिया लगाते हैं, इसलिए मैनार गांव है, यहाँ से लगभग होगा 20 किलोमीटर दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर। अब की बार होली पे घर मत जाना, जाओगे होली तक यहाँ क्या करोगे पेपर ही हो जाएंगे तुम्हारे, तो जाओगे होली पे मत जाना, मैनार जाना, या होली पे घर चले जाना, होली मना के सुबह जल्दी आना, यहाँ दूसरे दिन होती है, अगले दिन होती है, होली वाले दिन नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें कि मैनार की तलवारों की गैर फेमस है। तलवारों की मतलब है कि तलवार से गैर खेलते हैं, अब तो ये भी आधुनिक हो गए, पहले खेलते थे तलवार से, अब तो बारूदों से खेलते हैं, बारूदों से बंदूक की गोलियां चलाते हैं धमाधम, वो वाली गैर चलती है अब तो। अब उसके बाद में ये होती कब है, तो जमरा बीज को, कब होती है, बीज मतलब दूज, यानी कि होली के अगले से अगले दिन दूज को जमरा बीज कहते हैं, उसको इतना तो पता होगा। हाँ तो ये जमरा बीज को होती है। अब ये किसके शासनकाल से चली आ रही है बताओ, बोलो बोलो, सही बोला जिसने बोला, अब नहीं बोलेगा, नहीं अब बंद हो गया ना, तो गलत बोल देगा तो मैं कोई राक्षस थोड़ी हूं, आ जाऊंगा कि वहीं से उठा के ले आ जा मुंह में, आज तो तेरा ही बलि देनी थी, हद हो गई यार हर एक चीज को बोला करो। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आपको आदत नहीं है ना, नए नए आए हो तो तुम्हें अजीब लगता होगा कि कोचिंग के मास्टर पता नहीं कैसे होते होंगे, ऐसी बात नहीं, बाकी का पता नहीं, मेरी क्लास में आप एक परिवार की तरह से हो, ठीक है, बस फर्क इतना है कि मैं परिवार का बड़ा सदस्य मैं हूं और तुम छोटे हो सारे, ऐसे मान लो। उम्र में भी हो सकता है कि खूब सारे बड़े भी हो, 94 का जन्म है मेरा, तो अब तुम देख लेना अपने हिसाब से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो आपको खुद को पता है ना। ये तो दाढ़ी बढ़ा ली इसलिए मुझे पहले जब किसी बारिश के बैच पढ़ाते थे तब से बढ़ाने लग गया था मैं, 2014 में बैच आरिस के पढ़ाई 12 से 14 तक तो शिक्षक बढ़ती है, बाद में आरिस के जब पढ़ाने लगे तो बच्चे से लगते थे, क्लीन शेविंग बना के जाते रहे, तो बच्चे शुरू में जब क्लास में डेमो में जाते तो उनको लगता था अच्छा ये पढ़ाएगा हमें, ये कौन कार्टून है जो पढ़ा सकता है हमें, है ना। और मास्टर मेरे होलिये से लगता भी नहीं है और किसी भी एंगल से लगेगा भी नहीं, आपको कभी भी नहीं लगेगा, और इन चीजों से आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या पहन के आता हूं। ये तो आप तो इन्होंने कोचिंग की शर्ट वर्ट शुरू कर दी, मेरी मर्जी है वो पहनूं मैं, तो मैं कुछ भी करता हूं, मेरी लाइफ है, आपकी इतना है कि सब्जेक्ट आता है कि नहीं बस। और मैं तो हमेशा कहता हूं वो दूसरे टाइप के टीचर होते होंगे जो ये कहते होंगे कि आप मेरे से कोचिंग में पढ़ने के बाद भी मतलब रखो, नहीं, आप जब तक हमसे मतलब रखो जब तक कोचिंग में आ रहे हो, उसके बाद में तुम गवर्नमेंट लग जाओ, कोचिंग के डायरेक्टरों से मतलब रखो, अपने से रखने की जरूरत नहीं है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है पढ़ के चले जाओ। क्योंकि नए मास्टरों के होते हैं ये सोच ले कि सारे बच्चों के नंबर मेरे पास होने चाहिए, कभी मैं वीडियो स्टेटस लगाऊं तो उनको दिखना चाहिए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सब मोह माया से उठ गए, छोटी इसीलिए रखी है, ऐसे थोड़ी है ना, जरूरी है, आदमी का जीवन सबका अलग अलग होता है। मुझे अच्छे से याद आता है कि जब जयपुर में मैं पढ़ा था तो एक बार वो क्या था कि मैं यहाँ पे भी नहीं पढ़ाता, पिछली बार उन्होंने कहा कि बीएससी का बैच पढ़ा दो, मेरे से तुम्हारे नहीं पढ़ाया जाए, 12वीं पास के बच्चे आते हैं, उनको इतने अच्छे लेवल पे मैं कोई चीज बताऊं, मैं ऐसे बताऊं कि इसमें डंडा क्यों प्रयुक्त होता है, अब सुनो, अब वो सुनते तो लेते हैं, उनके सोचते हैं यार ये क्या बता रहा है, क्योंकि ये चीजें ढूंढने के लिए बहुत समय लगता है कि आपको कंसेप्ट आना जरूरी होता है। अब उनको मैं बताऊं तो उनके ऊपर से जाती है बातें, पल्ले नहीं पड़ती, तो फिर मुझे भी दुख होता है, इसलिए मैं छोटे बैच पढ़ाता ही नहीं, शिक्षक भर्ती के दे दो, आरएस वाले दे दो, इनमें मजा आता है, बच्चे मैच्योर होते हैं, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, गलत डायलॉग बोल दिया तो वो उसको समझ जाते हैं, पर वहां तो भी गलत बोल दिया तो मम्मी पापा को जाके बता दे। ऐसा हुआ था बीएससी में, मैं इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर भी नहीं रहा था, हिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें मैंने ऐसे कहा था कि पद्मिनी जो होती है वो रतन सिंह की प्रेमिका थी, ऐसे बोल दिया है ना, और उधर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दो चार डायलॉग ऐसे मार दिया। अब बीएससी का बेस्ट था शुरू में, वो 12वीं पास करके आए थे, ग्रामीण क्षेत्र की लड़की थी, वो जाके उसके दादा को कह दिया कि मास्टर तो प्रेमी प्रेमिका बोलता है ना, ऐसे बोल, अरे कम से कम ये तो नहीं बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल वाले तो ये भी बोलते हैं, मैंने तो बड़े शब्दों का प्रयोग है, कितने अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, प्रेमी शब्द तो अच्छा होता है, प्रेमिका शब्द तो अच्छा होता है, पर नहीं, उसने जाके कह दिया, उन्होंने पहली बार सुना, अगले दिन दादा आ गया कोचिंग में आके कहता है कि तुम्हारी हिस्ट्री कौन पढ़ाता है, बोला कि हमारे गुरुजी हैं वो पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं उस कोचिंग का पार्टनर, बड़ी बात ये, तो मुझे तो पता, वही पूछे तो बोला हमारे हैं वो तो पढ़ाते हैं, बोला उनसे मिलना है मेरे को। अब ऐसा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी, मैं जाके और उसके सामने बैठा तो उन्होंने देखा मेरे को, तो उनको नहीं लगा, दादा कैसे लगे, क्योंकि दादा के मुंह से जरूर थी, दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेविंग में थे, उनको लगा कि हिस्ट्री आप पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ मैं ही पढ़ाता हूँ, तो बोला बच्चों क्या सिखा रहे हो ये, मैंने कहा क्या सिखा दिया, बोला कि आप ये क्या प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करते हो, मैंने कहा ये तो सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो बहुत कम लिखता हूँ, मैं तो बहुत कम चीजें बोलता हूँ, नहीं रियलिटी है, सच्चाई है कि शिक्षक जो होता है ना, हिस्ट्री पढ़ाने वाला, वो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है। मेरे पास सारी साहित्य किताबें पढ़ी है, अभी हाल ही में मैं हेमरतन सूरी की पढ़ा था, गोरा बादल चौपाई, फिर थोड़े दिन पहले, अब मैं एक किताब को लेता हूँ उसको पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरी, पढ़ने का शौक बहुत सारा है, ये साहित्य अकादमी से खूब सारी किताबें निकलवा रखी हैं, सब रूम पे पढ़ी उनको पढ़ता रहता हूँ, नई नई चीजें ढूंढता रहता हूँ, तो वो उसको पढ़ रहा था। मैं कहता हूँ कि मैं 0% बोलता हूँ, नहीं तो उसने तो इतना खतरनाक तरीके से लिखा है, अगर आपको खुद ये सोचो कि यार ये वर्डों का भी प्रयोग होता है क्या। आपने ये तो सुना होगा कि राघव चेतन पद्मिनी के पास में चला जाता है, उन दोनों को क्या नाम है अपने बेडरूम में तो देख लेता है, और वहां पे वो इतना गंदे वर्ड लिखता है हेमरतन सूरी कि तुम्हें बता ही नहीं सकता, मैं भी बताऊंगा बाद में, है ना बैच जब खत्म होने पे होगा तो कोई जाके दादा को बुला के लाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, इसलिए उसमें इतने गंदे वर्डों का प्रयोग किया गया, हम कुछ भी नहीं बोलते, पर मैंने बोला ऐसी चीजें मत बताया करो। उस दिन से कसम खाली की बीएससी का बैच नहीं पढ़ाना, है ना, नहीं पढ़ाया।
लास्ट में पढ़ाया कि उसको कल्चर कल्चर पढ़ाई, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊं, हिस्ट्री में ज्यादा बातें आती है, दूसरे गुरुजी को दे दी, दूसरा साथी था उसको दे दिया, मैं तू पढ़ा ले। फिर मैंने कल्चर पढ़ाई और ये आपके अंदर भी आ जाएगा। जब मैं शुरू करता हूं बैच जिस दिन खत्म करूंगा ना, उस दिन आपके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आए तो मेरे मुंह पे कह के जाना, आप अपने दादा दादी के पास बैठने लग जाओगे, सारे दिन सुने यही, सारी बातें यही सुनोगे, हर चीज आपको पता चलेगा कि आप दादा कितना अच्छा है और दादी कितनी अच्छी है, हमें आज पढ़ना नहीं पड़ता अगर उनके पास में बैठते तो, ये कल्चर उन्हीं की देन है, इसीलिए तो आपको हो जाएगा भरोसा। अब जब मैं सारी बातें कहानियां बताता था कि छाछ कब करनी चाहिए, कौन सी अच्छी होती है, महिला को सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, सब चीजें बताता, अब वो लड़की रोज सुनने में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, वो रोज बैठ के सुन के उसके दादा को जाके बताती और दादा से पूछती क्या ऐसा होता था क्या, तो बोला हाँ होता था। तो फिर दादा दोबारा से आया कोचिंग में मिलने मेरे से और आके उसने कहा कि आपने बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया है, मेरी पोती मेरे पास में बैठती तक नहीं थी और आज मेरे पास में बैठती है, मेरा सारा काम करती है और अच्छी अच्छी बातें बताती है मुझे जाके। तो मैंने कहा समझ में आ गया कि दाढ़ी वाला आदमी ठीक होता है ऐसे नहीं होता कि ये चीजें ऐसे नहीं बढ़ा कि आप 1 मिनट में तुलना कर सकते हो, मास्टर की कैसे कर सकते हो, नहीं होती। तो सब्जेक्ट अपना वही है जो गांव की चीजें और वही मैं बोलता जाता हूं, इनमें कौन सी चीज अलग से बोलती भाई, आज तक तो एक भी नहीं बोली, तो इसीलिए आप भी इतना ही मतलब रखो, ये सब्जेक्ट अच्छा है, वो पढ़ते जाओ और मजे करते जाओ। देखो आगे शासनकाल किसका आएगा, अमर सिंह, किसका, अमर सिंह का काल। तो ये अमर सिंह के काल में शुरू हुई थी, इसका कारण था, कारण ये था कि अमर सिंह के काल में संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि सुना हुआ ना, 1615 में हुई थी वो संधि। आप कह सकते हो कि संधि नॉर्मल तरीके से हुई है, वो संधि हुई, उस संधि की शर्तें थी खूब सारी। तो पहली बात तो ये कि कोई भी संधि जब होती है तो आप अगर मेवाड़ के राजा हो, आपके साथ में अगर मुगल संधि करें तो आपकी सेना जो है वो हटा दी जाएगी, आपकी सेना हटा दी जाएगी। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि भील आंदोलन, बहुमत आंदोलन, एक ही आंदोलन, जनजातियां भी आंदोलन करती हैं राजा के खिलाफ, क्यों, इसीलिए क्योंकि राजाओं ने संधि कर ली अंग्रेजों से और अंग्रेजों की सेना जो है वो राजा लगा लेते हैं और अपनी जो सेना जो भीलों की सेना थी पहले, राणा पुंजा भील ऐसे सुने होंगे नाम, इनकी सेना जो थी उन सबको उन्होंने हटा दिया। अब हटा दिया तो भाई आपको मान लो कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर लग जाओ और सरकार तुम्हें नौकरी से हटा दे, तुम क्या करोगे, विद्रोह करोगे। इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था कि आप ये क्या कर रहे हो, हम पहले नौकरी करते थे, हमें क्यों हटा दिया गया, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारे यहाँ पे भील जनजाति के लोग महुआ से शराब बनाते थे, इनकी शराब को बंद कर दिया, तो क्या करोगे आप, आपके काम धंधों को बंद करेगा, तो आप उसके खिलाफ क्या करोगे, विद्रोह, इसीलिए विद्रोह हुए थे। तो अमर सिंह के समय संधि हो गई और मुगल लग गए। अब ये मेनार गांव की बात है कि मेनार गांव है ये, और इस मेनार गांव के चारों तरफ मुगल सैनिक लग गए। पहले राजपूतों के सैनिक होते थे या भीलों के सैनिक होते थे, इन सबको सुरक्षा का काम दे रखा था हर गांव का, राजा हमारी सुरक्षा करता था, इसलिए तो हम राजा को टैक्स देते थे, इसलिए राजा हम पे निर्भर था और हम राजा पे निर्भर थे, ये कारण होता था। तो मेनार गांव में मुगल सैनिक लगे। अब मुगलों की कल्चर हमारे वाली से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। कैसे भाई, वो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय की कल्चर अलग है, सनातन संस्कृति की कल्चर अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुगल सैनिक आए और इस मेनार गांव की जो भी महिला मिली उन सबको परेशान करना शुरू किया। कोई भी महिला जा रही है गांव में, गांव से बाहर निकलने का प्रयास करे तो उसका दुपट्टा उतार लिया, उनको अभद्र भाषा का उपयोग किया, उन्हें उठा के लेके चले गए क्योंकि अपनी खुद की पावर लगा रहे वो तो। और ये सब जब उन्होंने किया, या पुरुष जो जाते उनकी खेती को जला दिया, ऐसे काम किया उन्होंने, काम किया उन्होंने। और यहाँ पे जब ऐसे काम किए तो यहाँ एक बंदा होता है और वो महिला को परेशान करते हुए उस बंदे ने देख लिया इन मुगल सैनिकों को और उसका नाम क्या था, मधुश्याम। क्या नाम था, मधुश्याम। किसी महिला को परेशान होते हुए देख लेता है और मधुश्याम को दुख होता है कि मेवाड़ इसलिए जाना जाता था कि महिलाओं की इज्जत के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए मेवाड़ के पुरुष अपना सर कटा गए और फिर भी उनका धड़ लड़ गया। और आज मेवाड़ क्या रह गया, कोई मेवाड़ नहीं है। जब महिलाओं के सामने संकट है, महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही तो मेवाड़ किस बात का रह गया। यानी कि राजा जी ने ये संधि करके गलती की है कहीं ना कहीं कि लोग अब भी परेशान है। हम तो सोच रहे थे कि संधि होने के बाद में लड़ाई झगड़े बंद होंगे और व्यवस्था ठीक बनेगी, पर यहाँ तो उल्टा काम हो गया, ये तो महिलाओं को परेशान करने लगे। तो क्या किया जाए, बोला कुछ तो होना चाहिए अब तो कुछ तो होना चाहिए। तो मधुश्याम को दुख हुआ और मधुश्याम अकेला ठान लेता है कि मुझे इन सब मुगल सैनिकों को मारना है, मेनार के चारों तरफ जितने भी लगे हुए। अब कैसे मारना है, अकेला जाके लड़ूंगा तो मैं उनके साथ लड़ूंगा, मेरे को ही मार देंगे, काट देंगे मुझे, परंतु मुझे कुछ भी करके लड़ना ही पड़ेगा और इन मुगल सैनिकों को परास्त करके करना ही पड़ेगा। इस गांव में नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मैं महिलाओं की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता। इसने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया, मधुश्याम ने इन सब मुगल सैनिकों के पास में निमंत्रण पहुंचवाया कि आज का भोजन आपका मेरे घर पे है, आप सारे आओ और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बढ़िया। बोला ठीक है, ये तो कुछ है कि यार अपने को भोजन खाना मिल रहा है, तो बोला ठीक है आज हम आपके घर पे भोजन करने के लिए आ जाएंगे। और ये सारे के सारे मधुश्याम के घर पे भोजन करने के लिए चले गए। मधुश्याम ने इन सब सैनिकों को काउंट कर लिया, ये 50 हैं कि 100 हैं कि 200 हैं या 20 हैं कि 30, जितने भी है सब सैनिकों को काउंट कर लिया। और मधुश्याम ने इन सबको जमीन पे बिठा दिया। पहले भोजन जमीन पे बैठ के ही करते थे, आयुर्वेद आज भी यही कहता है कि जो जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के आराम से भोजन करता है उसका पेट खराब नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक कारण है। खड़े खड़े जब से खाना शुरू हुआ है तब से पेट में समस्या होना शुरू हुई है, ऐसा मानते हैं क्योंकि अन्न देवता है, ऐसे नहीं खा सकते। तो ये बात है, अपने यहाँ ऐसे नहीं कहते क्या, गाँव में अपनी मम्मी है वो आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएगी कि थोड़ा दूध खड़े होकर मत पीना। अरे सुना कि नहीं, कोई मैं इंग्लैंड की भाषा थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो बोलते हैं कि ना दूध को कोई खड़ा होकर पीने देती है मम्मी, अगर तुम पीने लग जाओ तो झापट आए जोर से। क्यों भाई, ऐसा क्या था जिसकी वजह से खड़ा होकर नहीं पीने देती। और डायलॉग ये और बोलती है कि अगर तू खड़ा होकर दूध पिएगा तो अगले दिन भैंस दूध नहीं देगी। ये तो बोलती है, ये बोलती है ना। फिर अपन क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, अपन इसलिए बैठ जाते हैं कि अगले दिन दूध नहीं मिलेगा, अगर भैंस दूध नहीं देगी तो अपने को नहीं मिलेगा। ये अपने राजस्थान के लोग बड़े समझदार थे, बड़े अच्छे लोग थे यहाँ के, उनको ये पता था कि हम बिना डांटे किसी आदमी को समझा सकते हैं। बच्चे को अगर आप ये कहो कि भैंस दूध दे देगी तो वो खड़ा होकर पिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर अगर साइंटिफिक कारण माना जाए तो दूध को पचने में समय लगता है, और अगर आप खड़े होकर पीते हो तो पक्का पेट में अपच होती है। इसलिए अपने पुराने वाले लोग कहते थे कि बैठ के पी ले। नहीं भैंस आजकल वाली दूध क्यों दे रही है भाई, आजकल वाली तो दे रही है ना। कोई विवाह होता है, विवाह में तुम जाते हो, कितनी भैंसों का दूध आता होगा, खूब सारी आता है, तुम बताओ कौन से बैठ के पीते हो। नहीं दूध लेके आओ, मैं तो नीचे बैठ के पीऊंगा। खड़े खड़े खाते रहते हो, खड़े खड़े दूध पीते रहते हो। वो इसलिए कि डराने के लिए। गांव में कहावत और भी चलती थी कि भाई नमक को नीचे मत गिरने देना, नहीं तो आंखों से उठाना पड़ेगा अगले जन्म में। ऐसे बोलते थे ना, वो कोई कारण नहीं था, नमक पे टैक्स लगता था, पैसा देना पड़ता था। तो बच्चों को कहना जरूरी था ये कि टैक्स लगता है। अगर अपन बच्चे को ये कहेंगे ना कि बेटा नमक नीचे मत गिरने देना, इस पे टैक्स लगता है, तो बच्चा सीधा कहेगा तो कमाओ कमाओ टैक्स। आजकल वाले ऐसे बोलते हैं कि आप कमाओ लाके दो, हमें क्या मतलब है। पर उस समय वो ये कहते थे ना बच्चों को डराने के लिए कि अगर नमक नीचे गिर गया तो तुझे आंख से उठाना पड़ेगा, देख ले। तो बच्चा चुपचाप शांति से खुद गिर जाए पर नमक को नहीं गिरने दिया जीवन में। ऐसे होता था, ये कहावतें होती हैं। अपने यहाँ ये भी बोला जाता है कि नाखून जो होते हैं वो रात को नहीं काटने चाहिए, अब शगुन होता है। ऐसा कोई अब शगुन नहीं है। पहले लाइट नहीं होती थी, ब्लेड से नाखून काटते थे, कई बार उंगली चली जाती थी। इसलिए अब आपके पास में सुविधा खूब सारी हो गई, आप चाहे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो नहीं भी काम की है उनको अपन मान के बैठे, इसीलिए ये नीचे बिठाते हैं। जितने सैनिक थे उनके सामने एक एक हिंदू आदमी था। ऐसे जैसे 50 सैनिक है ना, तो मधुश्याम ने 50 लोगों को बुला रखा था कि आप भी 50 आ जाओ सारे के सारे, यानी कि एक आदमी के सामने एक खड़ा रहना है। ऐसे नहीं है कि अपने चलता है लड्डू एक लेके आ रहा है फिर 20 मिनट बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। हर के सामने
मधुश्याम ने कोने में ढोल लेके बैठ गया बड़ा सा, और मधुश्याम ने जोर से डंका मारा उस ढोल पे। एक डंका मारा, सब मुगल सैनिकों के सामने तुरंत पत्तल परोस दी गई। मधुश्याम ने दूसरा डंका मारा और फिर सब मुगल सैनिकों के सामने खाना परोस दिया गया, सबके सामने। अब मुगल सैनिक शांति से बैठ गए। खाना खाते टाइम तुम ऐसे खाना खाते हो कि तलवार हाथ में हो और तलवार चला रहे हो और खाना खा रहे हो, ऐसे खाते हो। खाना खाते समय आदमी बड़ी शांति से खाता है, सारी चीज रख देगा, उसके बाद में खाना शुरू करेगा। तो ऐसे शांति से खाना खा रहे थे, और उधर मधुश्याम 5 मिनट के गैप में जैसे उन्होंने खाना शुरू किया, मधुश्याम तीसरा डंका मारता है उस ढोल पे, और तीसरा डंका मारा और सबने पीछे जैसे तलवार निकाली और सब मुगल सैनिकों का सर जो है वो काट दिया, और वो सारे के सारे मुगल सैनिकों को काट के और वहीं पे दबा दिया। आज तक उन मुगल सैनिकों को पता नहीं चला कि कहां चले गए। और ये मेवाड़ की संधि के बाद की पहली जीत थी। उस जीत की विजय के उपलक्ष्य में आज भी मैनार में ये तलवारों की गैर की जाती है। आज इसलिए की जाती है कि नई पीढ़ी को ये सिखाने के लिए कि हम महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए अब भी सर काट सकते हैं। अब सर नहीं काटते तो गोला बारूद से चलती है कि अब हम आधुनिक हो गए, अब गोला बारूद से उड़ाएंगे। इसलिए ध्यान रख लेना, क्लास में अगर कोई मैनार की लड़की बैठी है तो वो अपनी बहन है, वो अपनी क्या है, बहन है। क्योंकि अगर गर्दन कटवानी है तो भाई साहब आप उसको कुछ भी बनाओ, नहीं तो बहन है, वो बहन बोला करो उसको कोई अगर है तो, नहीं तो तुम्हारी फिर गर्दन कटेगी, ऐसे बता दिया। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कौन बनाने वाला था प्लान? मधुश्याम। इसीलिए यहाँ पे कौन सी गैर चलती है? तलवारों की गैर। समझ में आ गई क्या होती है? अरे समझ गए क्या? बोलने की कसम खा रखी है ना, सही बात है, ऐसे रहना चाहिए शांत आदमी को। उसके बाद में अगली आती है एक गैर जो सीधा फैक्ट आएगा कि घूमर गैर। कौन सी गैर? घूमर गैर। और ये आपके भीलवाड़ा की है। ये कहां पे होती है? भीलवाड़ा में होती है। ये एक बंदा था जिसका नाम था निहाल, और निहाल अजमेरा पूरा नाम था उसका। ये भीलवाड़ा साइड के होते हैं, और इन्होंने इस गैर की क्या की थी शुरुआत। सबसे पहले यही करता है इस गैर को ये पुरुष निहाल अजमेरा, जो घूमर गैर के नाम से फेमस हुई है, जो कहां पे होती है? भीलवाड़ा में। उसके बाद में एक होती है नाथद्वारा की गैर। नाथद्वारा की गैर मतलब नाथद्वारा में होती है, श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने होती है, होली पे खूब होती है। नाथद्वारा की गैर जो है वो एक होली पे होती है, और एक होती है ये शीतला सप्तमी पे। आपकी साइड में सप्तमी मनाते हैं तो पूर्वी राजस्थान के लोग अष्टमी मनाते हैं, शीतला अष्टमी मनाई जाती है वहां पे। आपकी साइड में क्या मनाते हैं? सप्तमी। तो ये नाथद्वारा की गैर जो है ये शीतला सप्तमी के दिन मनाई जाती है, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगली बात आती है कि एक गैर होती है जिसका नाम आता है आंगी बांगी गैर। कौन सी गैर? आंगी बांगी गैर। इसका मतलब ये होता है कि अंगरखी पहन के की जाती है। अंगरखी जो होती है ना वेशभूषा राजस्थान की, वो पहन के करते हैं, इसलिए इसको आंगी बांगी गैर कहते हैं। और ये है लाखेटा, और ये लाखेटा भी कहां चला गया? बालोतरा में। कहां पे चला गया? बालोतरा में। तो ये यहां पे होती है। अब बोलिएगा तलवारों की गैर कहां होती है? मैनार। कहां पे? उदयपुर। और किस दिन होती है? जमरा बीच को। किसके शासनकाल से चली आ रही है? घूमर गैर भीलवाड़ा। फिर से याद कर लो, मैं पूछूंगा तब ये भूल जाओगे। घूमर गैर कहां? भीलवाड़ा। शुरू किसने किया? निहाल ने। उसके बाद में नाथद्वारा गैर किस दिन होती है? शीतला सप्तमी। आंगी बांगी गैर कब होती है? कहां होती है? लाखेटा बालोतरा। अब बताओ गैर कहां होता है? कैनाना। कहां? बाड़मेर। बालोतरा वाला। करते कौन है? कब करते हैं? बोलो। हाथ में क्या लेते हैं? जिसको क्या कहते हैं? पैरों में क्या बांधते हैं? घुंघरू। जिसको क्या कहते हैं? गीत कौन से गाए जाते हैं? कौन से? तलवारों की गैर कहां होती है? किसके समय से चली आ रही है? किस दिन होती है? जमरा। होली के 2 दिन में बाद याद रख सकते हो। उसके बाद में अगली बात आती है कि घूमर गैर कहां की है? किसने शुरू की थी? निहाल अजमेरा ने। उसके बाद में आती है यहाँ पे आंगी बांगी गैर कहां की है? लाखेटा। कहां की? जो कहां पड़ता है? बालोतरा। उसके बाद में नाथद्वारा गैर किस दिन होती है? शीतला सप्तमी को। किस दिन? शीतला सप्तमी। समझ में आ गई? चलो लिखो। दिखता नहीं है क्या? इधर बैठा करो, सीट फिक्स कर लेते हो, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है बच्चों को। पर चेंज होती होगी किसी क्लास में कि यहीं रहते हो तुम? परमानेंट यहीं रहते हो? तो सोमवार से चेंज होगी फिर तो क्लास से, क्योंकि सोमवार से इसमें बच्चे और भी बैठेंगे। कुछ बच्चों का ये सब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, नयों का ही, इसलिए वो इधर बैठ जाएंगे। लिख लिया सबने? चलो आगे लिखो। अभी सवाल आया था सीटी में गैर का वाद्य यंत्र। ढोल, क्योंकि ये ढोल ही बजा रहा था मधुश्याम, इसलिए ढोल। थाली। पहले भी किसी ने तैयारी किया क्या? पहले किस किसी ने किया? ऊपर हाथ उठाओ। जो पहले कहीं भी तैयारी किया हुआ हो। आपने कहाँ की? हाँ समझ गया। जयपुर में? कौन सा? ये कौन सा? ये तो सुना ही पहली बार ये। और कहाँ? गंगानगर। कहाँ भाटी आश्रम गया था क्या? क्या आर एस की तैयारी की थी क्या? तो वो तो आजकल यही भी करवा रहे हो। आप कहाँ के हो? चलो बढ़िया। उदयपुर कैसा लगा आपको? शहर अच्छा है ना? नागौर वालों को तो पक्का अच्छा लगता है, क्योंकि उधर तो गर्मी गर्मी, सर्दी सर्दी, दो ही चीज़ होती है। यहाँ तेरे को अच्छा लगेगा इसलिए भी क्योंकि यहाँ ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। सर्दी होती है? हैं? होती है उदयपुर में सर्दी? क्या होती है उसको? सर्दी कहते हो तुम? जनवरी में सर्दी कहते हो उसको? अभी शेखावाटी जाओ, नागौर जाओ, पता चलेगा सर्दी क्या होती है। जेब से हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, उसको कहते हैं सर्दी। शीत लहर चलती है। और मैं कहता हूँ शायद मैं शेखावाटी से हूँ, ये नागौर से पास पास में है। आप एक बात बताओ इनको कि दिसंबर और जनवरी में तो सूर्य दिखाई नहीं देता वहाँ पे, और तुम्हारे तो हर दिन सूर्य निकलता है।
बताओ कौन सा दिन होता है जो उदयपुर में सूर्य नहीं आता? मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे 2 साल से कितनी सर्दी होती है। जैसे मैं आज आ रहा हूँ, ब्लेजर जरूर पहन लेते हैं, बस बाकी कुछ नहीं पहनते। हमारी साइड बिना टोपी के तो नहीं जा सकते तुम घर से बाहर, मुंह वहां से पैक करना पड़ता है, तब निकलोगे, इतनी ठंडी हवा चलती है। यहाँ कोई सर्दी होती है क्या? उसको सर्दी कहते हो? तो मार कर तो नहीं चलते थे बिना उसके क्या नाम दस्तानों के। अब यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं पहना पिछली बार, उससे पिछली बार भी कुछ नहीं पहना, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ की सर्दी खतरनाक है, जबरदस्त सर्दी होती है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता, इतना कोहरा होता है। देख लो, अब देख लो तुम्हारी सर्दी कैसी है। गर्मी भी नहीं होती अब की बार, नागौर के आसपास तो 53 डिग्री टेम्परेचर चला गया था गर्मियों में। 2-3 और बढ़ेगा तो आग लगने लग जाएगी जमीन पे, पेड़ पौधों में। और मेवाड़ में कहाँ टेम्परेचर इतना गया है, 48 के आसपास गया लास्ट, वो भी 1-2 दिन कभी, नहीं तो इतना टेम्परेचर कहाँ होता है। होना चाहिए आपकी साइड में, क्योंकि आप कर्क रेखा के पास हो, पर आपकी भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसलिए पहाड़ हैं, वहाँ रेतीला मैदान है, नागौर शेखावाटी में पूरा मरुस्थल है, मिट्टी ठंडी भी जल्दी होती है तो गर्म भी जल्दी होती है। मई जून, जून का महीना होता है ना, जून का, दिन में आग पड़ेगी जून के महीने में, और रात को 10 बजे के बाद में ओढ़ के ही सोना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी ठंडी जमीन हो जाती है वो, सबको ओढ़ के सोना पड़ता है सर्दियों की तरह से बाहर हो गया तो। गर्मियों की बात है ये तो, मिट्टी का यही तो गेम है, जल्दी ठंडा होना जल्दी होना। आपके पहाड़ अगर गर्म हो गए तो रात को 2 बजे तक तो उसकी वो गर्मी आती रहेगी, इतना ठंडा ही नहीं होता। इसलिए फिर पहाड़ियों पे ज्यादा पेड़ है, वहाँ वनस्पति नहीं है, वनस्पति रहित क्षेत्र हो गया। सम तो पूरा वनस्पति रहित है, एक पेड़ दिखाई नहीं देगा सम तहसील में, एक पेड़ कैसा होता है। इस टाइम में सबसे अच्छा होता है राजस्थान पश्चिमी राजस्थान जाने की जगह, ये समय जो है इसके बाद में भी अच्छा नहीं है और गर्मियों में भी अच्छा नहीं है। या तो बारिश के टाइम पे जाओ, या बारिश में भी हुमस बहुत भयंकर रहती है, या इस समय जाओ, ये सबसे सही समय है, ना ज्यादा ठंड हो रही है ना ज्यादा गर्मी। तो जैसे वैसे घूमने का प्लान हो तो अभी जाके आ सकते हो, इसके बाद में मत चले जाना, नहीं तो शेष वापस आएंगे मेवाड़ वालों के तो, है ना, ये ध्यान रखना। पहले ठीक है, पहले ऐसा होता था कि खूब सारे लोग जो थे मेवाड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले, मैं पहले भी जानता था कुछ लोगों को, जयपुर हमारे साथ पढ़ाते थे, उनमें से उनके परिवार के कई लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी, और पहले सरकार ने ये कर रखा था कि एक बार तो जैसलमेर बीकानेर के दर्शन करने ही होंगे। वो उसको काला पानी की सजा कहते हैं शिक्षक भर्ती में, उस एरिया में जो जाता है उसको डार्क जोन कहा जाता है, वहां से ट्रांसफर नहीं होता 10 साल तक। उस एरिया में जो जाता है जिसके सबसे कम नंबर आते हैं उसको वही एरिया मिलता था, तो वहां तो बहुत संभल के रहना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है, नहाने के लिए तो सोचो ही मत, है ना, 2-3 दिन में नहाने का पानी, अब तो फिर भी नहर आ गई तो थोड़ा व्यवस्था चीजें ठीक ठाक हो गई, नहीं पीने के पानी की समस्या रहती है, बाहर से पानी आता है 700-500-800 रुपए में एक बार टंकी भरवाते हैं, उसके बाद में वो खाली हो जाता है, 2-3 दिन में फिर उतने ही लगेंगे। ये चीजें हैं। तो उधर क्या हुआ था कि कई लोगों ने तो छोड़ दी थी नौकरी, छोड़ के वापस आगे बोल नहीं करे, क्योंकि गर्मी हीट इतनी भयंकर होती है बहुत ज्यादा, और सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि रेगिस्तान है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, शीप, ये सब पढ़ोगे तुम ज्योग्राफी में। वो ऐसे होते हैं कि आंधियां बहुत सारी आती है और मिट्टी आंधी में उड़ती है और चली जाती है, वहां का कोई भी आदमी व्यवस्थित तरीके से सोता है। ऐसे नहीं जैसलमेर में जाके तुम्हारी मर्जी निकल ही नहीं पाओगे, और फिर खुदाई की जाएगी, फिर आपके अवशेष आएंगे, है ना, कि इसके सर की छेद में 12 खोपड़ी में छेद तैयार है, वो ऐसे होता है। सब बताओ क्या होती है, तो इसलिए ध्यान रहे उस जोन में आप तो नहीं जाते। अब तो आपका कर दिया ना कि टीएसपी एरिया वाला बंदा टीएसपी में रहेगा, जो भी टीएसपी के हैं वो रहेंगे, जो नॉन टीएसपी के हो आपको डार्क जोन एक बार मिलेगा, 10 साल आपको उधर रह के आना है, 40 साल आपने नौकरी की तो 10 साल उधर रहना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। इसलिए तो शिक्षक भर्ती नुकसानदायी लोगों को लगती है जो उधर नौकरी करते हैं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए फायदा है, हम उधर लग जाए तो हमारे लिए तो फायदा ही है, हमें आदत है उस टेम्परेचर की। भाई एक फौजी जो होता है उसको आप ड्यूटी करवाते हो राजस्थान, और फिर उसको राजस्थान से जब आप कश्मीर भेजते हो जहां बर्फीला क्षेत्र है, तो उसकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है, 1 महीने तक उसको ट्रेन किया जाता है, उसको रोज रम पिलाई जाती है, दारू पिलाई जाती है, रोज मिलती है उनको, जो ठंडे इलाकों में होते हैं। हमारे परिवार में जियाजी वगैरह है, आर्मी में बताते रहते हैं, रोज एक कटोरा मिलेगा बड़ा सा, उसको पियो, रोटी खाओ, ताकि आपका टेम्परेचर लेवल बराबर करे बॉडी का, नहीं तो आप डाउन हो जाओ। अब शिलांग लोग क्षेत्र जो है वहां पे तो बर्फ है, अब वहां कैसे नौकरी करे फिर, और फिर वो सारे टच में दूसरे देशों के नौकरी तो करनी पड़ती है। जैसे आर्मी वाला भी 3 साल जाता है सियाचिन वगैरह इधर, उसको जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए अपने तो डार्क जोन कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ये वाला क्षेत्र, पाली, यहाँ जाओगे तो पता चलेगा कि नौकरी क्या चीज होती है। ये तो लिख लिया क्या, वाजंत्र भी लिख दिए, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, चल जाएगा तो। तलवारों की गैर दिखाऊं, ये चल ही नहीं रहा, दिखता है ना, ऑफलाइन हो गया आज तो चल भी नहीं सकता तो यार, क्योंकि जो वो चलाने वाला है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो चल रहा है इसमें तो। ये मान ही नहीं रहा, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही है, छोड़ो आगे लिखो तो भाई, अगला डांस लिखो, मैं क्या कर सकता हूँ, नसीब खराब है तुम्हारे। देखो अगला आता है कि बाड़मेर में एक नृत्य होता है, लिखना नहीं है पहले सुनना है, कानूड़ा। कौन सा नृत्य? कानूड़ा नृत्य, जो बाड़मेर में होता है, ठीक है, ये तो याद आ जाएगा क्या। चौहाटन में होता है, चौहाटन सुना है क्या नाम? चौहाटन सुनोगे, नहीं सुना तो सुन लो, बाद में भी सुनोगे, क्योंकि चौहाटन ज्योग्राफी में भी आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक गोंद का उत्पादन चौहाटन में होता है, ऐसे आएगा ज्योग्राफी में। हापा दुर्ग का नाम है, वो भी चौहाटन में बना हुआ है। कपालेश्वर महादेव का मेला चौहाटन में लगता है। राजस्थान का अर्धकुंभ सुइया मेला चौहाटन में लगता है। मिरर वर्क का कार्य चौहाटन में होता है। मिरर वर्क जानते हो? हाँ कांच, हाँ नक्काशी की जाती है। हाँ तो मिरर मतलब शीशा, शीशा जानते हो? कांच तो जानते हो, दर्पण में मुंह देखा हुआ सुबह सुबह, छोटे शीशे को लेते हैं, कपड़े के ऊपर रखते हैं और उसके चारों तरफ कढ़ाई निकाल देते हैं, उसको मिरर वर्क कहते हैं। ये कौन सी नई बात है, पर बच्चों को नहीं पता होता इसका। तो वो चौहाटन और जैसलमेर दोनों जगह पे होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? कानूड़ा, चौहाटन, बाड़मेर। अब आप बताओ ये कौन से पर्व पे होगा? देखा तुम्हारा दिमाग विकसित हुआ है कि नहीं? वेरी गुड भाई। कानूड़ा का पर्व कौन सा है? कृष्ण जन्माष्टमी। और ये कौन करते हैं बताओ? पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान है कि युगल है? युगल होगा। जिसने युगल बोला है वो प्रेमी रह चुके हैं पुराने समय में, ये आज मान लेना। अब जिसने बोला तुम्हारे पड़ोसी ने उसको समझ लो कैसा है। तो ये कैसा डांस है भाई? क्योंकि इन्होंने अंदाजा लगाया कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण तो अकेला कभी नहीं नाच सकता, वो तो गोपियों के साथ में डांस करेगा। बिल्कुल सही लगाया अंदाजा कि ये डांस कैसा है, युगल नृत्य। इसमें जो पुरुष होता है वो बनता है कृष्ण, और जो महिला होती है वो बनती है क्या? राधा। देख लो इनको पता नहीं, रुक्मिणी नहीं बोला इन्होंने, राधा ही बोला इन्होंने कि राधा बनती है। क्या सच्चाई में भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम था? सच था क्या? था? नहीं था, ऐसे ही था, ये अपवाद था, ऐसा था क्या? अरे कुछ तो बोलो, इसमें तो सब पीएचडी होते हो तुम, है? हाँ ये कह रहा है कि प्रेम था तभी बोल रहे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं था।
कारण तो ये था कि जब कृष्ण का युग आया महिलाओं की स्थिति बिगड़ी। कल युग है, स्थिति अब कौन सी अच्छी है? बताओ कौन सी अच्छी है भाई? महिला सुखी रहने का मतलब ये है ना भाई, 90 100 महिला है, 100 में से अगर 10 खुश है तो उसको आप खुशी नहीं कह सकते। 100 में से 100% खुश है तो खुशी है। तो क्या है? खुशी है। ये अब तो फिर भी सुधार हो गया। सुधार इसलिए हो गया कि पुलिस से डरते हैं। पुलिस से डरने का मतलब समझे कि यहाँ अब सुरक्षा मिलने लगी, महिलाओं को आप थप्पड़ नहीं मार सकते। मैं तो बड़ी बात ये है, तुमने मेरे को नोटिस किया कि नहीं किया? तुम कभी भी देख लेना, मैं तुम्हारी तरफ किसी की तरफ भी नहीं देखता, पटाखे से मैं दीवारों की तरफ देखता हूँ। हाँ, हमेशा देखना, कभी भी ऐसे किसी की तरफ गौर से ऐसे देखता नहीं मैं, कौन बैठा है सामने। क्योंकि एक तो इसे कोविड के बाद में कैमरे की आदत होगी, कैमरे की आदत होगी, इसकी तरफ देखने की आदत हो रखी है। दूसरी बात ये भी है कि बाल अपराध पढ़ाया हुआ है पहले है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि 14 सेकंड तक आप एक महिला की तरफ अगर देख लोगे तो आप पे केस हो सकता है इसलिए मैं बचता रहता हूँ। तो बात ये भी है कि उस समय में स्थिति इतनी खराब थी, जैसी आज है उससे भी ज्यादा खराब थी, दयनीय स्थिति थी। महिला को पीट लिया करते, कुछ भी कर लिया करते। तो भगवान श्री कृष्ण को ये रास रचाना पड़ा था लोगों को ये समझाने के लिए कि जैसा तुम्हारा शरीर है, जैसे तुम्हारे भाव है, वैसे के वैसे आपकी पत्नी के भी भाव होने चाहिए। तुम इसलिए कोई ऐसा प्रसंग नहीं था राधा नाम का, ये सब चीजें बनाई गई थी बाद में कि राधा थी ऐसे, नहीं तो पुराना डोकरा कौन सा ऐसा था जो गर्लफ्रेंड रखता था? बताओ। अरे बताओ कौन सा विवाह के बाद में से रखता था? भगवान श्री कृष्ण तो विवाह के बाद में राधा के साथ में रहे, तो वो कहां हो गया ये सब प्रेम? ये इसलिए था कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि महिला का सम्मान करो। जब भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी होता तो राधा रोती थी, और राधा के कुछ भी होता तो कृष्ण रोता था। उसका कारण यही था कि बराबर रखा करो, जैसी महिला है वैसा ही पुरुष है। इनको सम्मान दिलाने के लिए भगवान को ये रास रचाना पड़ा था कि अपने आप में खुद को लोगों को प्रेम सिखाने के लिए। क्योंकि कहानी ये भी है कि जो आदमी अपने जीवन में प्रेम करता है वही भगवान से प्रेम कर सकता है, नहीं कोई नहीं कर सकता। ये बात सच है। अब जरूरी नहीं है कि लड़की लड़के का प्रेम होता है, नहीं। प्रेम आप अपने माँ से करते हो, अपने पिता से करते हो, अपनी बहन से करते हो, तो वो आपको दिखाई देता है क्या? कि आप कभी तोल सकते हो कि मैंने इतने प्रतिशत प्रेम करता हूँ? या आप ऐसे कर सकते हो कि मैं 5 किलो प्रेम करता हूँ, 10 किलो प्रेम करता हूँ? कभी नहीं कर सकते। और भगवान के भाव जो है, क्योंकि दोनों चीजें अदृश्य है, प्रेम भी अदृश्य है और भगवान भी अदृश्य है, दोनों दिखाई नहीं देते, इसलिए हमारे भाव जो है वो वहीं से आएंगे। कृष्ण बोलता है ना इसमें महाभारत में कि जब व्यक्ति प्रेम करेगा तो ही भगवान के भाव समझ पाएगा, उसी को भगवान की बातें पता हुआ होती है कि भगवान का क्या भाव होता है। और जो प्रेम नहीं करता बोले उसको वो तो नास्तिक होता है। और ये सच भी है। आप देख लेना, जितने भी केस आप देखोगे, ये जितने भी लड़कियों को मार दिया जाता है, अभी वो डॉक्टर को मारा गया था कुछ दिन पहले, वो मारने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें से वो जो लड़का जो कुछ भी करते हैं गलत, उनके परिवार में उस लड़के की बहन नहीं होती। कभी उठा के देख लेना सच करके कि जिस आदमी ने ऐसा कुछ गलत किया है उसकी सिस्टर नहीं होती। अगर सिस्टर होती है तो हमें खुद को पता चलता है कि अपनी वाइफ को कोई परेशान करेगा तब क्या होगा, बताओ। तो गलत नहीं करते। मैं खूब सारों को सर्च करके देखता था उनमें कि यार जो आदमी करने वाला है ऐसा कांड, उसके पूरे परिवार को देखा जाए कि क्या क्या है। बोला उसके पापा है, उसकी मम्मी है और वो अकेला है, या 2 भाई है या 3 भाई है, तो इसलिए बहन नहीं है तो उसको भाव का पता ही नहीं है कि बहन क्या चीज होती है, इसलिए वो लोग कर सकते हैं। नहीं तो भाव आदमी के यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मार दे और लड़की को थप्पड़ भी मार दे? बड़ी बात है ना। वैसे अगर कोई भी पुरुष भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी पुरुष अगर महिला पे हाथ उठाता है वो मर्द ही नहीं है, वो तो महिला ही है। फिर अगर महिला पे हाथ उठा दिया तो ये हाथ उठाने के लिए थोड़ी होते हैं। वो कौन कहता है? कौन? हमारा दादा इतनी साल तक, अब दादी 16-17 में चले गए थे, 15-16 में, दादा अभी बैठे 88 साल उम्र हो गई। कभी जिंदगी में मैंने उनको एक दिन ऐसा नहीं देखा कि वो लड़ रहे हो और कभी दादा ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया हो। कभी सिंगल दिन ऐसा नहीं देखा। क्या उन दोनों के बीच में प्रेम नहीं था? प्रेम नहीं था। कभी उन्होंने ऐसे, तुमने गांव में देखा कि तुम्हारे मम्मी पापा और दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हो मार्केट में? देखा? तुम्हारे मम्मी पापा जब बाइक पे बैठते होंगे ना, तब भी उनके बीच में इतना गैप होता है कि एक आदमी और बिठा दो बीच में। और ये नए लोग जो है ना आधुनिक, ये दिखावा करते हैं ये प्रेम नहीं होता कि चिपक के बैठो। ये कौन सा प्रेम होता है? हाथ पकड़ के चलना प्रेम होता है क्या? उनके बीच में नहीं था क्या? जो अपने दादा दादी मम्मी पापा है, अगर मम्मी पापा के बीच में प्रेम नहीं था, दादा दादी के बीच में प्रेम नहीं था, तुम कहां से आ गए? तुम कहां से आए हो? सारे के सारे बताओ। सबके बीच में था पर वो दिखावा नहीं करते थे, और वही संस्कृति है। आजकल बड़ा दिखावा करता है, टूटता भी जल्दी है। जितना दिखावा करते हैं उतना ही टूटता है। इसीलिए प्रेम का भाव समझाने के लिए लोगों को और कृष्ण को ये अवतार लेके आना पड़ा कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। क्योंकि ये युग वो था जिसमें महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी। पहले ये किया जाता था कि लड़की की शादी करते थे तो पहले सगाई होगी, सगाई के बाद में विवाह होगा। सगाई जैसे होती उसके लिए उसके ससुराल वाले जब भी सिंजारे बेचते तो खाने की वस्तुएं ज्यादा बेचते। किस लिए भाई? ऐसा क्या उसके परिवार में उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो खाने की चीजें नहीं देते? नहीं, केवल महिला का काम यही था कि तेरा विवाह होगा और तुझे ससुराल में आके खेतों का काम, घर का काम करना है, तू केवल काम वाली बाई है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये चीजें बेची जाती थी। और अपने विवाह कब करते थे? जब बेटे की मम्मी, जैसे आप मेरी मम्मी है, अगर वो बूढ़ी हो गई तो फिर ये कहेंगे कि भाई ब्याह कर ले, रोटियां बनाने वाली लानी है। बस ये एक शब्द होता था जो बोलते थे। पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, कोई काम का लेना देना नहीं। इसीलिए आप लोगों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो अपना सौभाग्य है तुम्हारा, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। और खासकर विवाहिता को तो पढ़ाया जा रहा है तो भी तुम्हारा सौभाग्य है। क्योंकि आजकल ये 2-4 लफड़े ऐसे हो गए, ज्योति मोरिया वाले फलाना ढिमका ऐसे लफड़े हो गए, महिलाओं की छुट्टी होते हुए टाइम नहीं लगा। जयपुर में उस समय आरएस की व्यवस्था चल रही थी, ज्योति मोरिया वाला कांड जब हुआ था, सब शेखावाटी के पुरुष होते वो सब आरएस की भर्ती के लड़कियों को भेजा कर सबने वापस बुला लिया, बोला बन गई एसडीएम वापस आ जा जरूरी नहीं है अपने को, क्योंकि तू फिर किसी एसडीएम के साथ ही जाएगी बाद में। हम जेल में काम करने वाले हैं, पैसे लगा रहे हैं फालतू में। खूब सारे ऐसे हुए। एक लड़की ने तो पूरा लेटर भी लिखा था कोचिंग वालों को कि आप मेरा सहयोग करें हमारी कोचिंग में यहाँ जयपुर में। तो उसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता भाई, तेरे परिवार जो करे वो होगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे ये प्रेम की बात इसलिए थी, आप इसको ऐसे कैसे छापो? लिख दिया? ये तो सिंपल है। वैसे भी कानून अर्थ में कृष्ण जन्माष्टमी को ही होगा, युगल होगा, पुरुष कृष्ण बनेंगे, महिला क्या बनेगी? राधा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो सीधा से सीधा। ये आपके बारे में के जितने भी डांस है वो सारे के सारे हो गए हैं। तो मैंने घूमर करवा दिया है ना, उसके बाद में जालोर वाले करवा दिए, शेखावाटी वाले करवा दिए, बाड़मेर करवाई दिया। उसके बाद में बाड़मेर के बाद में जोधपुर पढ़ लेते हैं। और जोधपुर में सबसे पहले जिस डांस में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं डांडिया और गुड़ला, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? डांडिया। लिख दो। और उसके बाद में आपसे मैं सवाल करूंगा खूब सारे, और ये इसका उत्तर आप देते जाना और उसका सोल्यूशन मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आप पूरे नृत्यों की शैली समझ में आ जाएगी। डांडिया। डांडिया होता कहाँ पे है? मारवाड़, यानी कि जोधपुर। ठीक है? आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि गुजरात के पास होता है इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में होगा, ये जोधपुर में होता है। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, बेझिझक बताना, ऐसे मत सोचना गलत बता रहे हो तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर चीजें याद रहेंगी। स्कूलों में नहीं देखा क्या कि गुरुजी ने खड़ा करके कोई सवाल पूछा, तुम्हें नहीं आता था पर वो सवाल आज भी याद होगा,
क्योंकि एक्टिविटी अलग हुई है ना आपके साथ में, इसीलिए आपको ये याद रखना है। डांडिया कहाँ पे होता है? मारवाड़। आप बताओ डांडिया कब होता है? कब होता है? नवरात्रों में। ठीक है, ठीक है, गलत है। आप सुनते जाना इन चीजों का कंसेप्ट सुनते जाना कि नवरात्रे राजस्थान में मनाए नहीं जाते थे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कैसे होता था? दैवीय शक्ति पहली शक्ति नहीं कहलाती। दैवीय शक्ति आई थी बहुत लेट। आप देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाना, वहां पे पहले कोई मंदिर बना हुआ था, जो मंदिर पहले सूर्य मंदिर था। सबसे पहली पूजा ही सूर्य की है। आदमी पूजा क्यों करे? भगवान को ये कहने के लिए कि मैं बलशाली रहूं, बुद्धि वाला रहूं, इसीलिए। उस समय में पढ़ने वाली की बात ही नहीं थी। और केवल बलशाली के लिए सबसे ज्यादा पूजा होती है सूर्य की। किसकी पूजा होती है? इसलिए एक समय ऐसा आया, भक्ति एक बार एक ही चलती है, जैसे कलयुग है कृष्ण प्रभाव पे। अगला कल की अवतार आएगा, अगला अवतार कल की आएगा, आप नहीं देख पाओगे। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, ट्रेलर है कलयुग की। ये मान के चलो जिस दिन कलयुग का एंड होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि कलयुग क्या चीज है। आप और हम बहुत अच्छे हैं, अपने ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग उस दिन समाप्त होगा जब 12-13 साल की लड़की नानी बन जाएगी। नानी, सोच रहे हो, मां बन चुकी है 12 साल की लड़की, 12 साल की लड़की मां बन चुकी है, नानी बनने में देर नहीं है। भाई अपनी बहन से विवाह कर लेगा। इतना भयंकर बुरा युग आने वाला है कि कुछ भी होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अभी आप और हम बहुत सही है, आप जो करते हो वो भी बहुत सही है। अभी तो आने वाले लोगों का तो पता ही नहीं क्या होगा। और आज के समय में तो ऐसा हो गया, भाई पे बिलीव नहीं है, चाचा के बेटे पे बिलीव नहीं है, किसी पे बिलीव नहीं है। ये क्या है? वो कलयुग है। पहले गांव की जो लड़की होती थी ये अपनी बहन के समान होती थी, और आज अड़ोसी पड़ोसी से विवाह कर रहा है। लव मैरिज है। किस बात का लव मैरिज हो सकता है? ये जो पड़ोस में विवाह होता है। मैं ये कहता हूं कि हमारी साइड में, मैंने ये मेवाड़ में आके सुना कि यहाँ एक गांव में विवाह हो जाते हैं, हमारी साइड में लगभग 50-60 किलोमीटर दूर विवाह होंगे, कभी नहीं होते गांव के गांव में। क्योंकि जिसके हमारा निमंत्रण लगता है, जो अपने कोई विवाह का प्रोग्राम है और उसमें जब लोग जीवने के लिए जब आते हैं, तो वो उस परिवार की बहन जो होती है, लड़कियां वो सब बहन होती है। और गांव की लड़की यार गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? जो अपने गांव की है वो क्या गर्लफ्रेंड होगी? इससे अच्छा है मरना है तो 5-10 किलोमीटर दूर जाके मरो, वो अच्छा रहेगा। कम से कम आपको जो कुछ करना है वो आपके जीवन है, पर दूर जाके करो। गांव की लड़की तो बहन के समान है, क्योंकि ज्यादातर तो एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। एक गोत्र का मतलब आपका खून वही है, वो खून भी वही है, ब्लड वैसा ही है। तो कलयुग तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो देखोगे आप कि क्या क्या होता है आपके सामने, बहुत सारी चीजें घटित हो जाएंगी। ऐसी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। तो ये अपने नवरात्रे नहीं मनाए जाते थे, और सूर्य पूजा का महत्व था, तो पहले सारे मंदिर सूर्य हुआ करते। फिर उधर से अरब कंट्रीज के लोग आए, मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने अपनी कल्चर को खदेड़ा, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। हमारे वालों ने कहा कि तुम मंदिर तोड़ो, हम मंदिर और बना देंगे। हमने उठा उठा के उन मंदिरों में देवियों की मूर्ति लगा दी। बस, तो देवी पूजा बाद की है, उससे पहले सूर्य पूजा होती है। और अपने यहाँ धार्मिक ग्रंथों में ये कहा जाता है कि लड़का जो होता है उसका इष्ट सूर्य होता है, और लड़की जो होती है वो चाहे पूरे जीवन काल में अपने में कोई भी फास्ट नहीं करे, उसका इष्ट जो होता है वो बृहस्पति होता है। गुरुवार का दिन जो होता है वो लड़की का इष्ट है, और रविवार का दिन जो है जो सूर्य का होता है खाली बिल्कुल, वो लड़कों का इष्ट होता है। हर लड़के को सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के और सूर्य में जल चढ़ाना चाहिए। उदय से पहले। कई पंडित ऐसे कहेंगे कि सूर्य में जल चढ़ाने की परंपरा है, पर सूर्य उदय होने के बाद नहीं, वो गलत है। सूर्य भगवान घोड़ों पे सवार होता है और उदय होने के बाद में मारकाट की बातें करता है कि सामने वाले दुश्मन को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसका सौम्य रूप जब आपकी बात सुनी जाएगी, आपको बल और बुद्धि दी जाएगी, वो रूप होता है जो बिल्कुल लाल रंग का सूर्य होता है, वो वाला उसको माना जाता है। अपन कहते हैं साइंस में पढ़ते हैं कि सूर्य में प्रकाश में जाने से विटामिन डी मिलती है, और वो सारे दिन कहीं ऐसे कहते हैं कि सारे दिन बैठा रहूंगा विटामिन डी पूरी हो जाएगी। अभी नहीं, 3 सेकंड में आपकी विटामिन डी जो आती है पहले प्रकाश में जाओगे वो काम किया, उसके बाद में आपका बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको, केवल 3 सेकंड लेता है, उसके बाद में खत्म। नहीं तो ऐसे तो कई खेतों में काम करने वाले होते हैं, उनको तो विटामिन डी भर भर के बाहर निकल के आ जाए, ले भाई तू तो सारे दिन काम करता है तो बाहर आनी चाहिए। इसीलिए हर चीज का पता नहीं होता तो गलतियां करते हैं। अपने नवरात्रे नहीं मनाए जाते थे, क्योंकि नवरात्रे आते हैं चैत्र और आश्विन में, और दोनों टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में खेतों का काम रहता है। चैत्र में खेती कटाई शुरू रहती है, 9 दिन तक कौन सी महिला ऐसी है जो काम करेगी, और उसके बाद में नवरात्रे भूखे पेट कर लेगी, और वो भी मारवाड़ में। मारवाड़ में फरवरी में गर्मी शुरू हो जाती है, मार्च में अप्रैल में तो भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है, और गर्मी के टाइम में मारवाड़ में ऐसा कहा जाता है कि दिन में 4 बार भोजन करना चाहिए। इसलिए तो गर्मियों में सारे फास्ट बैन है, कोई फास्ट नहीं होता। इसलिए अपने ये इसका महत्व ही नहीं था। अपने सारे डांस कौन से पर्व पे होंगे? होली पे। कौन से पर्व पे होंगे? ज्यादा होली पे। एक कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया कि नवरात्रे नहीं करें। अब नई पीढ़ी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। अब तो नवरात्रों में डांडिया खेलते हैं, यहाँ पे उदयपुर में नवरात्रों में लगे रहती है जनता, सजग सजग के जाते हैं सारे मेरे बेटे। आगे देखो, और दूसरी बात बताओ कि इसे करेंगे कौन, ये और बताओ कौन करते हैं? अब तो तुमने होली देख लिया इसलिए ठोक दिया इसमें पुरुष, है ना? इसीलिए क्योंकि तुम्हें मैंने बताया है ना शुरू से कि होली पे होने वाले सारे कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। परंतु कई ये कहते हैं कि नहीं सर ये तो युगल होता है, क्योंकि देखते हो ना मेवाड़ में अभी नवरात्रों में चल रहा था, और ये टिकट से और जा रहे थे। मजे की बात ये है कि उस दिन तो महिला जो होती है 500-500 रुपए में ड्रेस खरीद के ला रही है एक बार पहनने के लिए, एक बार पहन के श्रृंगार करके पूरा, और फिर जहां पे डांडिया चल रहा है उसको 200-250 रुपए दे रहे हैं। अपने पति को, जो पति है वो पति को साथ लेके जा रही है, और जो प्राइवेट बैरू है उस बैरू को साथ लेके जा रही है, पर जा रही है, और वहां पे जाके और उसके बाद में डांडिया खेल रहे हैं, और 202 घंटे वहां पे नाचे कूदे और उसके वापस आ गए, क्योंकि आपने इसको युगल देखा है। हमेशा के डंडे खेले जाते हैं वो सब युगल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे ये बता दो कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को कहेगा कि आज बसंती आज सबके सामने ढूंढ के देगा? बताओ कौन सा कहता है? एक भी आदमी ऐसा है क्या? कैसे कह देगा? मेरे मम्मी पापा हैं, अगर उनको खेत का कोई काम भी जाना है ना, घास वास अगर लानी है, तो भी वो क्या करते हैं कि मेरे पापा 100 मीटर आगे चल रहे होते हैं, मेरी मम्मी 100 मीटर पीछे चल रही होते हैं। वो साथ में जाते नहीं है, साथ में बैठ के खाते नहीं है, साथ में किसी को बोलते नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं करते। घर से बाहर कोई भी आदमी पुराने वाला अपनी पत्नी से बात नहीं करता। अगर बात करेगा और पड़ोसी ने अगर देख लिया ना, तो सीधा डायलॉग आएगा मुंह पे, देखते कि तेरे लाडी आई जो तेरे को समय मिला घर से बाहर बात करने का। और आज का समय परिवर्तन हो गया, आप कहीं भी कुछ भी करो, चाहे गले में हाथ डाल के पूरे गांव में घूमो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए युगल डांस बहुत रियल केस में, वो भी जनजातियों के होते हैं। जनजातियों के इसलिए होते हैं कि जनजातियों के डांस घर पे होते हैं, गांव के बीच में नहीं होते, इसलिए जनजातियों को जाते हैं। आज आप अभी देख लो, नई पीढ़ी देख लो, नई भी इतनी तो समझदार है। अपने विवाह का प्रोग्राम है, आपकी शादी है, और शादी में खूब सारे पुरुष नाच रहे हैं और महिलाओं को डांस करना है, तो एक आदमी आएगा समझदार सा, उसको महिला कहेंगी कि इनको हटा दो, हम भी नाच ले। फिर वो पुरुष जाके उनको डीजे वाले फ्लोर पे से उन सब पुरुषों को कान में क्या आएगा कि भाई बेटी बहन बेटियों को नाच लेने दो। फिर सारे पुरुष एक साइड में जाके कोने में बैठ जाएंगे, और उसके बाद में महिला आएंगी और फिर डांस करेंगी। तो आप इसको युगल कैसे नचा सकते हो? ये आधुनिकता में नचा सकते हो आप। डांडिया में आप यहाँ कुछ भी करो वो चलता है, मारवाड़ में नहीं चलता, क्योंकि संस्कृति जीवित है अभी भी। तो इसलिए यहाँ पे कौन करेंगे? केवल इसको पुरुष करेंगे। कौन करेंगे? अच्छा, वाद्यंत्र कौन सा बच सकता है? एक ही है फेवरेट सा, कौन सा है? नगाड़ा। समझ में आ गई क्या बात? ये नगाड़ा वाद्यंत्र है। अच्छा, इसमें जो गीत चलते हैं ना होली पे, यहाँ मारवाड़ में कुछ और ही चलते हैं, भैरू जी के और बड़ली माता के। किसके गीत गाए जाते हैं? भैरू जी और बड़ली माता के। क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि ये जो गांव के लोग थे इन्होंने कभी और देवता देखा ही नहीं,
इन दो के अलावा हर गांव में, हर गांव के नुक्कड़ पे एक भैरू जी होता ही है, हर गांव में। इन्होंने देखा है उसी को ही है कि भैरू जी को, तो हम तो भाई हमारे गांव वाले को याद करेंगे। और सीधी बात ये भी है कि अपने राजस्थान में तो देवता उसको माना गया है जो गांव को बचाते समय, महिलाओं को बचाते समय, भूमि को बचाते समय और गायों को बचाते समय विभूति को प्राप्त हो गया, हमारे लिए वो देवता के समान पूज्य है। अब भैरू जी कौन होता है? भूमिया। भूमिया कौन होता है? जो भूमि की रक्षा करते समय मारा गया। तो हमारा पहला फर्ज है कि भूमिया को पूजे, फिर बाद में राम कृष्ण हनुमान सबको पूजे। ये हमारा फर्ज होता है, क्योंकि हमारा इष्ट कुल सब वही है, जो गांव को बचाएगा हमारे लिए तो वही है, इसलिए इनके सामने वही देवता होता था। तो ये भैरू जी के गीत गाते थे। और बड़ली माता, कोई भी शुभ काम करने से पहले बड़ली माता जी के दोग देते और उसके बाद में घर से बाहर जाते थे कि नया काम करे, माता जी के जाना रहते हो और जाके फिर कुछ काम करते हैं। इसलिए आप लोगों ने जिसको देखोगे वो उसी को आप भगवान मानोगे। जैसे आसाराम के बारे में आपने सुना है कि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं किया, मुझे भी नहीं पता, जो भी है। और आपका भी अगर कोई का इष्ट है भाई मानते हो तो आप उसको भगवान ही मानोगे, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि आपने पैदा हुए उस समय उनकी फोटो देखिए सामने, तो आप वो चाहे कितना गलत आदमी हो चाहे सही हो, वो आप उनको भगवान मानोगे। तो आपके सामने जो भैरू जी बड़ली माता होंगे उन्हीं को भगवान मानेंगे। इसलिए गीत किसके गाए जाएंगे? भैरू जी की और बड़ली माता की। इसमें जो प्राचीन राजा होते हैं ना उनकी वेशभूषा पहनी जाती है। किसकी वेशभूषा? प्राचीन राजाओं की वेशभूषा पहनते हैं। और वेशभूषा इसलिए क्योंकि ये भरा जाता है स्वांग। क्या भरा जाता है? स्वांग। क्योंकि होली पे जो भी डांस होता है वो सवा महीने चलता है, हर दिन एक चीज को कौन देखेगा, इसलिए हर दिन अलग अलग चीज बननी पड़ती है। तो ये राजा की वेशभूषा पहनेगा, जो भी बंदा होगा वो मारवाड़ के राजाओं का पूरा राजा बन के जाएगा। गेटअप ऊंचे ऊंचे रहेंगे, वो सर पे पगड़ी होगी उनकी जैसी, जैसे मेवाड़ की अलग है, मारवाड़ की अलग है ना, वागड़ की अलग है, आड़ती की अलग है, कछुआओं की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो पूरी वेशभूषा पहन के और फिर डांस करेगा नगाड़े की ताल पे। तो ये होता है 20 से 25 पुरुष वेशभूषा पहन लिए आपस में नगाड़े डंडे टकरा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डांडिया। तो डांडिया कहां पे होता है बताओ? बोलो, कौन से पर्व पे होता है? करते कौन है? पुरुष करते हैं, ठीक है। और ये नवरात्रे वरात्रे मत ठोक देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा, युगल भी मत कर देना। इसमें किसके गीत गाए जाते हैं? भैरू जी और बड़ली। याद रहेगी बात? वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? कल लिख लेना, रोक दे भाई, जाओ पानी वानी